हेलो 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 एंड वेलकम प्यारे बच्चों। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? एक बार जल्दी से बता दीजिए। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताइए बताइए बताइए। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? जल्दी से एक बारी बता दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, तो क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। परंपरा के अनुसार आप सभी बच्चों को एसएम सर का नमस्कार और मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक बार उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अपने डिस्कशन को रोक रखा था, है ना, मतलब यहीं पे समाप्त किया था। यहीं से आगे शुरू करेंगे। हम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड सवाल कैसे होते हैं उसको करेंगे। उसके बाद होमवर्क डिस्कशन तो हम हमेशा करते ही करते हैं, होमवर्क डिस्कशन करेंगे। होमवर्क डिस्कशन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे किसकी चर्चा करेंगे सर? आगे हम चर्चा करेंगे आपके नए कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है पीओएसी। पीओएसी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, हल्की फुल्की बातें आपको बता के फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम शुरू करेंगे अंततः कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी कि सांद्रता पद। और यही सांद्रता पदों के साथ ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। यही सांद्रता पदों के साथ ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। आप सभी बच्चे ये दो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेलीग्राम लिंक, एक टेलीग्राम का चैनल है, दूसरा व्हाट्सएप का चैनल है। इसके माध्यम से आप सभी मेरे से जुड़ सकते हैं। आप सभी को पता है कल देर रात नीट का रिजल्ट आ गया है ना। हाँ, आप सभी को पता है कल देर रात जो है वो नीट ने अपना, एनटीए ने नीट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, आज की क्लास में तो नहीं, आज की क्लास में बहुत सारे बच्चे हमारे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। वो मतलब पीडब्ल्यू के मेन ऑफिस जा रहे हैं, जहां पर वो सभी टीचर्स से मिलेंगे और कुछ सेलिब्रेट करेंगे हम सब। तो उसके लिए वो सब मूव आउट कर रहे हैं अपने शहर से। बहुत सारे लोग फ्लाइट में हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनमें से बहुत सारे बच्चों का फोन नहीं लगेगा। लेकिन कल मैं आपके साथ, अगर कल या परसों के दिन में, आने वाले 1-2 दिन में मैं कुछ बच्चों से आपकी बात जरूर कराऊंगा कि उन्होंने अपने नीट की जर्नी को कैसे कंप्लीट किया, किस तरीके से उन्होंने सारी चीजें करी। वापस आ जाते हैं सर, नीट का रिजल्ट आ गया है और नीट का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, है ना, कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी का जा रहा है वो देखते हुए मिल रहा है कि लगभग 560 565 नंबर के आसपास का कट ऑफ जाएगा। 560 565 नंबर के आसपास का कट ऑफ लगभग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लूं कि इसके आसपास कोई रैंक जो मुझे पता है, इसके आसपास की अगर हम बात करें तो 570 नंबर के आसपास, 573 नंबर पर 21,000 के आसपास रैंक बनी है। यहां से ये 10-12 नंबर और नीचे है, तो यहां तक आप मान लो रैंक और पीछे हो गई है। आप लोगों को पता है कुछ सीटें बढ़ा दी गई थी, इस वजह से भी कुछ सीटें बढ़ गई है, इस वजह से भी अब थोड़े ज्यादा रैंक तक आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, थोड़े ज्यादा रैंक तक आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए, है ना। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। सर मैंने इन्फिनिटी प्रो किया है, मुझे 1.0 की क्लास मिलेगी क्या? हाँ, 1.0 की क्लास आपको बिल्कुल मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? है ना। तो ये मतलब मैंने आपको एकदम एंड वाला रैंक बताया। और जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है 715 दो बच्चों के आए हैं। उसके बाद अगली रैंक AIR3 जो है 2 बच्चों के आए हैं, और इन यही 2 बच्चे AIR1 और AIR2 है। उसके बाद 711 पे AIR3 आई है, 710 पे AIR4 आई है, और इस तरीके से फिर मार्क्स चलता गया है। 705 नंबर पे काफी सारे बच्चे हैं। टोटल बच्चे जिनका 700 प्लस नंबर आ रहा है, 700 या 700 प्लस नंबर आ रहा है, वो लगभग 19 बच्चे अभी तक निकल के आए हैं। वो 19 बच्चे निकल के आए हैं। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि इन 19 बच्चों के अलावा बाकी जो रैंक्स है वो फिर बहुत तेजी से गिरी है। बाकी जो रैंक्स है वो बहुत तेजी से धड़ाम होके गिरी है ना। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ 19 बच्चे हैं, है ना। नॉर्मली क्या होता था, आप 720 से लेकर के 700 के बीच का स्कोर अगर देखते थे, पिछले साल का तो छोड़ दो, एक्सेप्शनल केस था, उसके पहले आप देखते थे तो 700 के ऊपर या 680 के ऊपर आपको काफी भीड़ मिलती थी। बट इस बार भीड़ नहीं है, इस बार भीड़ नहीं है।
सर रेस्पेक्टिव क्या कहते हैं कैटेगरीज का कट ऑफ क्या होगा, तो रेस्पेक्टेड कैटेगरीज का कट ऑफ की अगर हम बात करें तो वो आपका, आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो तो इससे आप 20 है ना 15-20 नंबर कम कर लीजिए, 25 नंबर तक भी कम हो जाता है, कई बार हर बार अलग अलग रहता है ना। ओबीसी एनसीएल में आप 20-30 नंबर कम कर सकते हैं कट ऑफ से, हर बार वो अलग अलग रहता है। अगर आपका क्या कहते हैं एससी एसटी कैटेगरी है तो लगभग 60-70-80 नंबर तक भी काम हो जाता है, काम हो जाता। पीडब्ल्यू की बात करूं तो पीडब्ल्यू से हमारे पास जो टॉपर है, पीडब्ल्यू से जो हमारे पास टॉपर है वो है अपने, आप लोगों ने देख रखा होगा है ना, आप लोगों ने देख रखा होगा, दैट इज एट 695 मार्क्स, 695 नंबर पे AIR ऑल इंडिया रैंक 55। कितनी है ऑल इंडिया रैंक? 55 रैंक है ऑल इंडिया रैंक 695 नंबर पर। ये हमारे पीडब्ल्यू के टॉपर है जिनकी सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन रैंक आई है, जिनकी सबसे बेहतरीन रैंक आई है। आप लोगों की बात करें तो आप में से कोई कुछ बच्चे ऐसे होंगे है ना, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनके नंबर इससे कम आ रहे हैं। जैसे मान लो किसी के 500 नंबर आ रहे हैं और उन्होंने सोच रखा था कि तैयारी भी साथ में चालू कर देता हूं, अगर नहीं होगा तो पढ़ाई कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो पढ़ाई कर लूंगा, है ना, अगर नहीं होगा तो पढ़ाई कर लूंगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में मैं आप सभी को कह देता हूं, अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं तो या तो आप कोई और विकल्प चुन लीजिए, आप BHMS चुन लीजिए होम्योपैथी वाला, आप आयुर्वेदा मेडिसिन चुन लीजिए, BAMS चुन लीजिए, या फिर आप बाकी चीजें वेटनरी वगैरह देख सकते हैं। वरना अगर आपको सिर्फ MBBS डॉक्टर बनना है, आपको MBBS सर ओबीसी पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना जाएगा यार? पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ काफी कम जाता है। पीडब्ल्यूडी के कट ऑफ के बारे में बहुत ज्यादा चीजें अंततः आती नहीं है जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ है ना, कोई पुराने साल से आप उसको मैच नहीं कर सकते, पुराने साल से मिलते जुलने वाली बात नहीं होती है, हर बार चीजें बदलती है। तो अगर आपके इससे कम नंबर आ रहे हैं तो ज्यादा सोचना नहीं है भाई, नीट का रिजल्ट आ गया, उनको बजाने दो ना, उनको करने दो। कब तक तुम दूसरे की खुशी में ताली बजाओगे? हो गया भाई, उन्होंने अच्छा किया है, वी अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट दैट, आपको भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जिनका नीट में सिलेक्शन हुआ उनको ढेर सारी बधाइयां। अब बात उनकी करते हैं जिनका नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हो जाने वालों की संख्या तो चलो कुछ गिनी चुनी है, नहीं होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। लगभग 19-19.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई कॉलेजेस नहीं मिलेगा, जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, जिनको अपने अगले साल के बारे में सोचना पड़ेगा। उनकी बात कर लेते हैं, उनमें से आप भी हैं। सर मेरा 543 है ओबीसी में, हो जाएगा क्या मेरा? हो सकता है भाई, आपका हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, तो मेरा ये कहना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से समझिएगा कि अब हम आपकी बात कर लेते हैं। हमें अगले साल नीट का पेपर देना है, तो आप मान के चलिए आपको कम से कम 600 से 650 के बीच में रैंक सोच करके, मार्क्स सोच करके लाना पड़ेगा। अगर आप इतना ला सकते हैं, इतना लाना ही पड़ेगा, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। 600 से 650 मान के चलिए कि इतना तो लाऊंगा ही लाऊंगा, यानी कि आपको पूरे पेपर में, है ना, यानी कि आपको पूरे पेपर में, जिसमें 180 मार्क्स का पेपर होता है, आपको 150 प्लस सवालों को सही करना पड़ेगा, आपको 150 प्लस सवाल सही करने पड़ेंगे। इनमें से आपको बायो का मेजर चंक 30 सवाल गलत करने हैं। अब 30 सवाल अगर हर सब्जेक्ट को बांटे, है ना, तो मैं मान लेता हूं भाई 10 सवाल बायो में गलत हो गया, 10 फिजिक्स में, 10 केमिस्ट्री में, ऐसा मान लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा है ना, आप इसको भी कम कर सकते हैं। 10-10 सवाल अगर आप ऐसे सोचेंगे तो 10 सवाल नहीं कर पाए, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, इसी के साथ पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा टारगेट तो 720 है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपको हर टेस्ट में कम से कम इस नंबर के ऊपर ही रहना है, 150 प्लस अटेम्प्ट्स करने ही पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बिना किसी विलंब के अब शुरू करते हैं। सर लास्ट लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने क्रमागत अभिक्रिया पढ़ा था। क्रमागत अभिक्रिया में क्या बताया था सर? कुछ नहीं करना है, एक अभिक्रिया के से बना हुआ उत्पाद के मोल को उठाओ और मोल को सीधा सीधा अगली अभिक्रिया में रखते जाओ, तो ये क्रमागत अभिक्रिया हो जाती है। क्रमागत अभिक्रिया के बाद हमने समानांतर अभिक्रिया था। समानांतर अभिक्रिया में मैंने क्या बताया कि जो पदार्थ दे रखे उनके मोल को दो हिस्सों में बांट दो, एक अननोन आ जाएगा x, क्योंकि तुमने बांट रखा, एक को x मानो, दूसरा कुल में से -x कर लो। उसके बाद रस समीकरण मिति लगा के एक इक्वेशन तुम्हें खोजनी है जो सवाल खुद से दे देगा, जो सवाल खुद से दे देगा। इसके बाद आगे चलते हैं सर। इनको करने के बाद फिर हमने कुछ अभिक्रियाएं देखी थी, मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी। रिएक्शंस बताने के बाद फिर
हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला से पहले परसेंटेज निकालने पे काम किया था। परसेंटेज निकालने पे काम करने के बाद फिर हम आ गए थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। तो आइए होमवर्क का डिस्कशन शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला सवाल, मतलब होमवर्क में ये भी आपको दिया था, अमोनिया का तो मैंने करके बता दिया था, है ना, अमोनिया का तो मैंने करके बता दिया था। फिर आपका एसिटिक एसिड का मैंने पूछ लिया था कितना आएगा, ये भी अपन ने कर लिया था। ये कितना आया था सर? आप बोलेंगे ये आ जाएगा 4/60 इंटू 100, है ना, 4/60 हाइड्रोजन का पूछा है। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे नाइट्रोजन का भार है 14, कुल भार है 46 इंटू 100 कर देंगे। काट कूट के अगर तुम्हें आंसर निकालना, आंसर निकाल दो, नहीं भी निकालना, अगर ये वाला आ गया है तो बात सही है। फिर हम आगे चलते हैं सर, कार्बन मोनोक्साइड का कितना? कार्बन का था, कार्बन का भार होता है 12, कुल भार है इसका 28, 12 में से 28 को घटाया और 100 से गुणा कर दिया। ये कितना आ जाएगा सर? जो भी आएगा आंसर आप लिख देंगे, जो भी आएगा आप आंसर लिख देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? सभी लोग एक बार जल्दी से बता दें, फिर हम आगे अगले पेज पे चलते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से बता दें, फिर हम आगे चलते हैं अगले पेज पे। बताइए। हाँ ठीक है, हाँ 30.4, 42%, ठीक है। जैसे सरिता दीदी हो गई, श्वेता दीदी हो गई, ये आंसर्स बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। 30.4, पहले वाले का 30.4 है? नहीं, पहले वाले का तो बहुत ज्यादा होगा यार। 30.4 आप किसका बता रहे हो? इसका बता रहे हो क्या? हाँ, पहले वाले का लगभग 80% के ऊपर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे किसकी सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला की। उससे पहले हम कुछ सवाल, आपको मैंने होमवर्क दिया था, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला H1 का सवाल है, मैं पोल करा लेता हूं, इसका आंसर आप दे दीजिएगा क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए अपन 45 सेकंड का टाइम देते हैं, 45 सेकंड में ही अब सवालों को करना है। होमवर्क पे मैंने ऑलरेडी दे रखा था ये सवाल। सवाल क्या कह रखा है कि किसमें न्यूनतम अणु है? इन सभी में अणु की संख्या सबसे न्यूनतम किसमें होगी? आप बोलेंगे अणु जो है, अणु की संख्या वो किसके बराबर होती है सर? अणु की संख्या जो है ये बराबर हो जाएगी किसके? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाद्रो संख्या। अब एवोगाद्रो संख्या का तो आप सब में गुणा करेंगे, बस हमें सबके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अगर आप बात करोगे सर CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, तो आप बोलोगे सर CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे दिया गया भार बटे इसका मोलर भार, जो कि 44 ग्राम। मतलब CO2 के मोल हुए 1/44। इसकी बात करें ऑक्सीजन के मोल हो जाएंगे 1/32, दिया गया भार बटे O2 का मोलर भार, 2 ऑक्सीजन का भार 32 हो जाता है। इसकी बात करें N2 के लिए, तो आप बोलेंगे सर इसका मोलर भार, मतलब इसका दिया गया भार तो 1 ही ग्राम है, बट इसका मोलर भार है 28। और इसकी बात अगर हम करेंगे H2 की, तो इसका दिया गया भार 1 ग्राम है और मोलर भार इसका 2 ग्राम होता है। तो आपको इनमें से क्या पता करना? आप बोलोगे सबके मोल आ गए सर, सबके मोल आ गए, हम सब में Na मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही अणु हो जाएंगे। तो सब में Na मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं, गधों की तरह पूरा मल्टीप्लाई मत किया करना, गधों की तरह पूरा मल्टीप्लाई मत करना। आपको बस इतना समझना, थोड़ा लॉजिक लगाना है कि सर ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है और सबका न्यूमरेटर सेम है। ऊपर वाली संख्या 1 है और नीचे एक बार 44 है, एक बार 32 है, एक बार 28 है, एक बार 2 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है सबसे बड़ी संख्या। ये क्या है सर? सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। आप बोलोगे सर ये है सबसे छोटी, सबसे छोटा मान इसी का आएगा, सबसे छोटा। और जो सबसे छोटा है, जिसके मोल सबसे छोटे हैं, उसके अणु की संख्या भी सबसे कम हो जाएगी। यानी इस सवाल का सीधा सीधा आंसर आ गया A फॉर, है ना, एप्पल। A फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। 51% लोगों ने इसको किया है, बहुत सारे बच्चों ने डी मार्क कर दिया। सोचो न्यूनतम अणु पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने अधिकतम अणु मार्क कर दिया है। अगर ये बच्चे भी इधर होते तो टोटल रिजल्ट हमारा जो है वो, इसमें आप 35 और जोड़ दो, है ना, इसमें आप 35 और जोड़ दो तो 51 में 35 जोड़ेंगे तो 86% रिजल्ट आना चाहिए था। लेकिन, है ना, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया सर, अधिकतम नहीं पढ़ के, मतलब न्यूनतम की जगह अधिकतम को टिक कर दिया। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ये सवाल ऐसा मिलता जुलता सवाल हमने किया है, आइए देखते हैं अभी आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। सवाल कह रखा है कि 4.4 ग्राम अज्ञात गैस एसटीपी पर, एसटीपी का मतलब आप समझ गए ना, आप पुरानी एसटीपी मान के चलेंगे, 22.4 लीटर आयतन घेरती है, गैस इसमें से क्या हो सकती है। तो इसको ऐसा मिला जुला सवाल हमने किया था, बट चलिए मैं आपको पोल 45 सेकंड का टाइम देता हूं क्योंकि ये होमवर्क का सवाल है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं।
आपने बोला कि सर देखो ना 4.4 ग्राम का, या ऐसा लिख लेता हूं 2.24 लीटर का भार जो है वो कितना है 4.4 ग्राम। 2.24 लीटर का भार कितना है 4.4 ग्राम। तो मैं बोलूंगा सर अगर मैं इसको 22.4 कर दूं, तो 22.4 करने के लिए मुझे इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 10 से गुणा करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 44 ग्राम। इसका मतलब 22.4 लीटर का भार 44 ग्राम है, और 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 मोल। 1 मोल गैस का भार अगर 44 ग्राम है, यहां पे हम उन सभी गैस के 1 मोल का भार निकाल लेंगे, सभी गैस के 1 मोल का भार निकाल लेंगे। मोलर भार निकालना है, आप बोलोगे N2O कितना हो जाएगा सर, 28 + 16 44, मतलब ये तो आंसर होगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों है, तो हमें तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तीसरा भी, इसकी बात करें ये तो 28 होता है सर, ये नहीं हो सकता। इसकी बात करें ये होता है कितना, 12 + 32 44, ये भी 44 है, तो ये भी होगा। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब चौथा हो जाएगा। ये भी सत्य, 2 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही का मतलब चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे जिनका पहला ऑप्शन मिल गया वो आगे का ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे और गलत करके आएंगे, ऐसा करते हैं बहुत सारे बच्चे। खैर आइए देख लेते हैं, देखिए है ना, हाँ इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 60.01%। अब ये 23% बच्चे कैसे फंसे, इन 23% बच्चों ने ना यहाँ पे 44 ग्राम तो निकाल लिया मोलर भार, और उनको याद है कि CO2 का मोलर भार तो 44 ग्राम होता है, तो उन्होंने सी मार दिया खटाक से, है ना, उन्होंने सी मार दिया, आगे उन्होंने सवाल ही नहीं पढ़ा, आगे उन्होंने सवाल ही नहीं पढ़ा। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल S3 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या है, आइए देख लेते हैं। निम्न में से किसमें सर्वाधिक संख्या में परमाणु होंगे। याद रखिएगा परमाणुओं की संख्या पूछी गई है, एटॉमिसिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। 60 सेकंड का पोल दिया, जल्दी इसको कीजिए, तब तक मैं कुछ डाउट देख लेता हूं, है ना, तब तक मैं कुछ डाउट देख लेता हूं। सर मेरा कमेंट बॉक्स नहीं खुल रहा है सर, मेरा मॉड्यूल और गुडीज आ गया, और टी शर्ट कब मिलेगा सर, टी शर्ट मिलेगा, प्रो लिया था, ये नहीं पता यार मेरे को, टी शर्ट के बारे में नहीं पता है। सर मेरा एज 7/5/2011 है, तो मैं नेट का फॉर्म कब फिल कर सकता हूँ, नेट का फॉर्म नहीं, नीट का फॉर्म यार, तब आपको शायद रुकना पड़ सकता है ना, हाँ तब आपको शायद रुकना पड़ सकता है। हाँ भाई, कुछ बच्चों ने तो आंसर भी मार्क कर दिया। चलिए देख लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर निम्न में से किसमें सर्वाधिक संख्या में परमाणु है। तो परमाणु निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, फिर परमाणुविकता से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परमाणु कैसे निकालते हैं सर, तो आप बोलोगे सर परमाणु निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मोल्स, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे परमाणुविकता यानी एटॉमिसिटी से, और फिर इसको परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाद्रो संख्या से। अब इसमें देखो एवोगाद्रो संख्या तो कांस्टेंट है भाई, इससे नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि सबके लिए यही संख्या आएगी, एवोगाद्रो संख्या सब में मल्टीप्लाई करना है। तो हम अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और उसको परमाणुविकता से गुणा कर दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो आइए एक एक करके सबसे पहले क्या करते हैं सर, नंबर ऑफ मोल सभी के निकाल लेते हैं। 4 ग्राम H2 में कितने मोल हो जाएंगे, आप बोलोगे इसमें हो जाएंगे सर 4/2, यानी कि 2 मोल इसमें क्या है सर, 2 मोल H2 के हैं। अभी परमाणुविकता से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। इसकी बात करें 28 ग्राम N2 में, तो आप बोलोगे दिया गया भार 28 है, मोलर भार भी इसका 28 ही होता है, 28/28 कितना हो जाएगा सर, 1 मोल हो जाएगा। उसकी बात करते हैं सर 16 ग्राम O2 में, 16 ग्राम O2 में आप बोलेंगे इसका दिया गया भार कितना है 16, मोलर भार कितना है 32, 16 को 32 से भाग किया, ये कितना आ गया सर 0.5 मोल। फिर अगर इसकी बात करेंगे सर 18 ग्राम पानी में, तो 18 ग्राम पानी में दिया गया भार 18, मोलर भार 18, इसका कितना हो गया सर 1 मोल हो गया। हमें सबके मोल निकल गए, सिर्फ मोल हमें आंसर देगा क्या, नहीं देगा सर। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे हमें परमाणु की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले H2 के लिए हम निकालते हैं। H2 के लिए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इंटू परमाणुविकता 2, यानी कि इसमें 4 मोल परमाणु है, 4 मोल परमाणु के हैं। एवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 Na परमाणु हो जाएंगे। फिर अगर अपन
बी ऑप्शन पे चले, O2 की बात करें, O2 का 1 मोल था, यह कितना मोल था O2 का? 0.5 मोल। तो इसमें 0.5 इंटू इसमें परमाणुविकता कितनी है? 2। तो आप बोलोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 1 मोल परमाणु है सर। तो इसका मतलब सीधी बात है, हमसे सर्वाधिक पूछा है तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसको हटा दो। इन दोनों में से अब ये ऊपर वाला जीत रहा है। तीसरे में चले तो N2 की बात कर रखी है। N2 कितने दे रखा है? 1 मोल। 1 मोल इंटू परमाणुविकता है 2, तो इसके कितने मोल हो गए सर? आप बोलोगे इसके 2 मोल परमाणु है। और आखिरी में 18 ग्राम H2O कितने मोल है सर? 1 मोल है। तो आप बोलोगे H2O है सर 1 मोल, ठीक है 1 मोल है। और इसमें कितने परमाणुविकता है? तो आप बोलोगे सर 2 और यहाँ पे 1 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उत्तर आ गया 3 मोल परमाणु। और हमें पता है कि 1 2 3 और 4 में सर्वाधिक संख्या जो है वो 4 है, तो सर्वाधिक कौन सी हो जाएगी? यही सर्वाधिक है, और यही हमारा सही आंसर हो गया। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं, 7% लोगों ने इसको सही किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल ये तो मैंने रोक लिया था, है ना, इसको आज करेंगे। ये होमवर्क दिया था, ये अच्छा सवाल है। ये सवाल कितने लोगों ने कर लिया एक बार जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सर आरटीएस इंपॉर्टेंट है क्या, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। आरटीएस बेसिकली टेस्ट सीरीज है, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज है। एक तो टेस्ट सीरीज हो गई जो आप क्या करोगे सर, एक तो टेस्ट सीरीज हो गई आपके बैच की जो आप सब देंगे, आप सबको मिलेगा ही। सर आई फील वेरी डीमोटिवेटेड, है ना, क्या करना चाहिए? सर होमवर्क नोट्स में लिखना है, लिख सकते हो। होमवर्क के ये वाले सवाल जो मैं देता हूँ अच्छे सवाल होते हैं भाई। चलिए इस सवाल को आपको सामने फेंकता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। 60 सेकंड का टाइम दिया, करिए। ये सवाल अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मतलब ऐसा है कि एक बार आप गलत कर सकते हैं ऐसे सवाल को। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका आंसर देने की कोशिश करना। आप सभी को पता बचपन में ऐसा सवाल पूछा जाता था कि एक है कुआं, वेल, इसमें 5 फ्रॉग हैं, 5 फ्रॉग में से 2 खत्म हो गए, 2 मर गए। अब कितने फ्रॉग बचेंगे बताइए? 5 फ्रॉग में से 2 फ्रॉग का अगर, है ना, देहांत हो गया तो आप मुझे बताइए कितने फ्रॉग बचेंगे कुएं में? बताइए बताइए बताइए। सर केमिस्ट्री और बॉटनी दोनों लाइव चल रहा है? बॉटनी लाइव चल रहा है क्या? बॉटनी कहां लाइव चल रहा है? केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ही लाइव चल रहा है। हाँ भाई 5 है ना। हाँ, अब जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुमने बोला होगा सर 5 थे, 2 तो चले गए तो 3 बचे। फिर तुम्हें किसी ने बोला होगा लो भैया धप्पा हो गया तुम्हारे साथ, है ना, बन गया बुड़बक। क्यों? क्योंकि मेढक रहेंगे तो अंदर ही। ये गलती, ऐसा सवाल, इस सवाल को तुम अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार गलत करोगे। तुम अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार गलत करोगे। नहीं, जैसे अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी क्या होगा, ऋषि कुछ टाइम में बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बाहर जाने लगेगा, खेलने लगेगा, फिर स्कूल जाने लगेगा। जब स्कूल जाएगा तो स्कूल में कुछ बच्चे होंगे जो उसको ऐसे ऐसे सवाल दे करके भेजेंगे। फिर वो मेरे पास आएगा, बोलेगा पापा पापा बताइए, एक रुमाल है, एक रुमाल है, उसका एक कोना काट दिया, अब उसमें कितने कोने बचेंगे? एक रुमाल का एक कोना काट दिया तो कितने कोने बचेंगे? ये कुछ उस टाइप के सवाल होते हैं जो आप जीवन में एक ही बार गलत करोगे, जो आप जीवन में एक ही बार गलत करोगे। दूसरी बार ये आप गलत नहीं करोगे, दूसरी बार ये आप गलत नहीं करोगे, है ना। कि जैसे एक बार काट दिया तो कुछ बच्चे बोल देंगे, छोटे बच्चे बोल देंगे 3, शायद ऋषि भी अपने दोस्त को बोलेगा 3। फिर ऋषि का दोस्त उसको समझाएगा कि नहीं नहीं बाबू 3 नहीं होगा, 5 होगा। फिर उसको लगेगा अबे यार ये तो बहुत बवाल चीज मैंने जान ली, है ना, ये तो बहुत बवाल चीज मैंने जान ली। फिर वो मेरे पास आएगा, बोलेगा पापा बताइए। मैं जानबूझ के नादान बनूंगा, है ना, मैं जानबूझ के नादान बनूंगा, और नादान बन के मैं ये कहूंगा कि हाँ 3 बचेगा। फिर वो मुझे समझाएगा और मैं आनंद लूंगा, मजा लूंगा इसका। मतलब मजा उस सेंस में नहीं, बट एंजॉय करूंगा कि चलो यार मेरा बच्चा कितना भोला है ना। हाँ ऐसे तुम्हारे साथ भी करते थे, तुम्हारे पिताजी करते होंगे, तुम्हारे दादाजी ने किया होगा, तुम्हारी दादी माँ ने किया होगा, नानी माँ ने किया होगा, नाना जी ने किया होगा, माता जी ने किया होगा।
चलिए खैर, तो इस तरीके के सवाल, ये भी वैसा ही सवाल है जो आप एक बार गलत करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है सर, C2H2, यानी कि ये क्या है सर, इथाइन है। इथाइन की अगर हम बात करें, C2H2 की अभिक्रिया किसके साथ आप करवाएंगे सर, आप बोलेंगे इसका दहन करा रहे हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जल करके ये हमें क्या बना के देगा, ये हमें CO2 बना के देगा और साथ में पानी बना के देगा। अभिक्रिया को अगर हम संतुलित करें तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, कार्बन बैलेंस हो गए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ 1 रहने दिया। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ कुल ऑक्सीजन है 6 और 1, मतलब यहाँ 4 और 1 5, तो यहाँ 5/2 लगा दिया। कितना लगा दिया, 5/2। अब अगला सवाल यह है कि भाई देखो, सीधी सीधी बात ऐसी है कि अगर C2H2 का 8 लीटर है, इसका कितना लीटर है, 8, तो इन दोनों में आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2 अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बटे 5/2। और यहां से आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है ये आ जाएगा 5/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H2, और यहां से आप लिखोगे 5/2 इंटू इसके मोल्स कितने हैं 8, आप इसको काटोगे 4 बार में, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 लीटर। और मजे की बात यह है कि इसमें 20 लीटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। मजे की बात यह है कि इसमें 20 लीटर कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आपने देखा यहाँ पे 20 लीटर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, मतलब गड़बड़ है क्या? अगर मैं सवाल बनाता तो मैं इसमें से कोई एक ऑप्शन, अगर मैं सवाल बनाता मैं इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इसको 2 नंबर पे 20 लीटर ऑप्शन दे देता, ताकि डूब जाओ तुम सब। एक बार डूबो तो सही, देखो तो डूबने के बाद कैसा लगता है ना? तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें गड़बड़ क्या है सर? गड़बड़ यह है कि हमने जो 20 लीटर निकाला है, ये 20 लीटर जो है ये किसका द्रव्यमान है सर? ये सिर्फ O2 का है, मात्र O2 का। और हमने वायु में दहन किया है, हमने आपसे ऑक्सीजन का भार नहीं लिया। सर 5/2 कैसे आया? अबे यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 4 एटम है, यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, कुल एटम कितने हो गए? 5। 5/2 किया है, 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 एटम आ जाएगा। बैलेंस किया है ना? हाँ बैलेंस किया है। खैर, तो आपने क्या बोला सर, वायु को हमने लीटर में लिया होगा, और वायु को लीटर में लेने का मतलब क्या है? वायु को लीटर में लेने का सीधा और सरल मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, वायु का भार निकालना। अच्छा, वायु में क्या होता है सर? वायु में मेन कंपोनेंट N2 है और मेन कंपोनेंट O2 है। N2 और O2 मेन कंपोनेंट होता है, जिसमें अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 20% द्रव्यमान के आसपास होता है। मतलब वैसे तो 20-21 के बीच में रहता है, बट अपन 20 मानते हैं। अपन क्या मानते हैं सर? 20 मानते हैं। क्या मानते हैं? 20 की 20% इसमें वायु, हमने वायु में दहन कराया है। हमने ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन सप्लाई करना अलग है, वायु अलग है। कैसे वायु अलग है? हम और आप सांस ले रहे हैं, तो हम और आप सांस ले रहे हैं वायु में, वायु खींच रहे हैं। वायु खींचने का मतलब ऑक्सीजन भी भीतर जा रहा है, नाइट्रोजन भी भीतर जा रहा है। लेकिन अगर कोई मेडिकल के कमरे में है, मान लो आईसीयू वगैरह में है, और उसके ऑक्सीजन मास्क लगा है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जा रही है ना? वो ऑक्सीजनेटेड सिलेंडर में है। वैसे ऑक्सीजनेटेड सिलेंडर पूरी तरीके से कहीं नहीं होता, बट आप समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि मान लो सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन भेजा जा रहा है, वो वाली बात है भाई, है ना? तो आप क्या बोलेंगे, अच्छा इसका मतलब ऑक्सीजन, अगर समझो ऑक्सीजन अगर 20 लीटर है तो वायु कितना होगा, ये बताओ। वायु कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब बताओ, अब इसमें क्या तुम्हें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं भाई, यहां लगता है लॉजिक, यहां लगता है लॉजिक। क्या लगता है? लॉजिक। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अच्छा अगर 20 लीटर है ना, 20 लीटर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 20% होता है, इसका मतलब 20% का आयतन 20 लीटर है, तो 100% का आयतन कितना हो जाएगा? 100 लीटर। और इस सवाल का सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। आइए देख लेते हैं इसको। 47% लोगों ने सही किया है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं इस सवाल में बोला क्या गया। सवाल में आप बाकी छोड़ दो, एग्जैक्ट सवाल पे मत जाओ। हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन था, इसका दहन हमने किया वायु में, एयर में। अब एयर में आपके पास O2 भी है, एयर में आपके पास N2 भी है, लेकिन मजे की बात यह है हमारे काम का दहन में सिर्फ O2 काम आएगा, N2 तो काम आएगा नहीं। तो अभिक्रिया लिखने के लिए हमने हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया O2 के साथ करा, इसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद रस समीकरण मीति आया, इसके आयतन से इसका आयतन अपन रिलेट कर सकते हैं। अपन नंबर ऑफ मोल्स की जगह सीधा आयतन लिख सकते हैं ना, या नंबर ऑफ मोल्स की जगह सीधा क्या लिख सकते हैं? आयतन ऑफ C2H2 बटे इसका स्टोइकोमेट्रिक रस समीकरण मीतीय गुणांक 1, ये बराबर हो जाएगा आयतन ऑफ O2 बटे इसका रस समीकरण मीतीय गुणांक 5/2। ये तो हमने बैलेंस किया भाई, ये तो हमने बैलेंस किया है, और हम बैलेंस कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका सही उत्तर जो है वो 100 हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको निकाला। अब हमें यह बात पता है O2 का आयतन
एक्चुअली में 20% है, 20% वायु ही है O2। अगर हमने O2 20 लीटर लिया है तो पूरा वायु कितना लगेगा? आप बोलोगे पूरा वायु में नाइट्रोजन भी आएगा सर, तो उसको हमने उस हिसाब से निकाल दिया। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। एक और सवाल होमवर्क दिया था क्या? H5 तक दिया था, हाँ H5 तक दिया था। H5 को डिस्कस करते हैं। चलिए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र कितना होगा? इसको मुंह पे फेंक के मार दीजिए जल्दी से, इसको मुंह पे फेंक के मार दीजिए जल्दी से। सर होमवर्क अलग कॉपी में लिखना है क्या? आप होमवर्क रफ कॉपी में कर सकते हैं, बिल्कुल होमवर्क रफ कॉपी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोई सवाल जो आपको बहुत जरूरी लगे उसको नोट्स में लिखिए, और ज्यादा अच्छा अगर आप नोट्स में लिख पाए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। सर एक बार सवाल बिगाड़ के दोबारा कर रहा हूं, सवाल बिगाड़ के क्या होता है? सर 100 कैसे आया? अरे दीदी सीधी सीधी बात है, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। मैं कह रहा हूं मैं जिस कमरे में हूं, मैं इस कमरे में हूं, इस कमरे में वायु है। क्या है? वायु। वायु का मतलब एयर। एयर में क्या क्या होता है सर? एयर में नाइट्रोजन होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है, एयर में और भी चीजें होती है, बट मेन ये मैंने बोला यार यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, वो मान लेते हैं 50 लीटर है। इस कमरे में ऑक्सीजन का आयतन 50 लीटर है, तो क्या वायु का आयतन भी 50 लीटर होगा? बताइए हाँ या ना। क्या वायु का आयतन भी 50 लीटर होगा? बोलिए। या ऐसा समझ लो कि भाई मुझे सांस लेने के लिए एयर चाहिए, मुझे सांस लेने के लिए हवा चाहिए, और उस हवा में से 50 लीटर मुझे सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। तो आप बोलोगे बाजार में अगर आप खरीदने जाओगे तो सिर्फ ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, उसके साथ आपको वो भी मिलेगा। मतलब काम की बात यह है कि भाई तुम 100 रुपया दोगे तो 100 रुपए में 20 रुपया ऑक्सीजन है, और बाकी मतलब फालतू चीजें तो नहीं, बाकी नाइट्रोजन वगैरह है। तो यही मेरा कहने का मतलब है, ऑक्सीजन मात्र 20% है। तो हमने बोला यार ऑक्सीजन कितना लगा, ये निकाला। ऑक्सीजन चाहिए था 20 लीटर। अब 20 लीटर वास्तविकता में सिर्फ हवा का 20% है, हवा का 20% ही ऑक्सीजन है, तो 100% कितना होगा? 100 लीटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सर, देखते हैं इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। पहले ग्लूकोज लिखेंगे, C12H6 आप बोलोगे 6 तो CH2O क्या बन गया? CH2O कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर है। ये देख लेते हैं, डी फॉर हाँ। ए ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने, अरे ये मूलानुपाती सूत्र पूछा है भाई। मूलानुपाती का मतलब होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। में कल ही तो प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे भाई, ये तो मॉलिकुलर फॉर्मूला है दोस्त, दोनों में अंतर होता है। जो सबसे छोटी संख्या उससे काट दो, एलसीएम से काट दो सबके। हाँ सर आप जंतर मंतर गए थे कल? हाँ मैंने आपसे कहा था कि कल मैं जंतर मंतर जाऊंगा। कल क्लास खत्म करने के बाद, आपकी क्लास जब खत्म हुई थी उसके आधे पौने घंटे में, है ना, ऋषि को, क्योंकि जाने से पहले भाई ऋषि को सेट करना पड़ता है कि मैं जा रहा हूं, उसको पता नहीं लगना चाहिए, फिर निकल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋषि को सेट करके मैं लगभग 2-2:30 बजे के करीब यहाँ से निकला था। लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैं वहां 4 बजे, है ना, 3:30-4 बजे पहुंचा। 3:30-4 बजे पहुंचा तो मैंने एक बार इंस्टाग्राम लाइव भी किया था। बट उस इंस्टाग्राम लाइव में क्या कहते हैं, जब मैं लाइव कर रहा था तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है ना, हाँ, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी धर्मपत्नी जी, जो खुद एक सांसद हैं, वो आई हुई थी। और आपको पता है जब कोई सांसद आता है तो वो सिर्फ मुद्दे की बात नहीं करता है, वो कई बार मुद्दे की बात के अलावा, है ना, जब भी कोई भी सांसद आएगा तो वो कई बार मुद्दे की बात के अलावा राजनीति की बातें भी करता है। तो मैंने थोड़ी देर लाइव किया, फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब राजनीतिक बातें ज्यादा हो रही हैं, तो मैंने लाइव बंद कर दिया। फिर मैंने बहुत ज्यादा वीडियो शूट नहीं किया, मैं एकदम साइड में हट के बस बैठा हुआ था। मैं बस महसूस करना चाह रहा था कि बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ बच्चों से मैंने बात की, बहुत सारे बच्चे आए हुए थे उनसे मैंने बात की। बहुत सारे बच्चे और ऐसे हैं कॉलेजेस के जो खुद भी अनशन पे बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक जी के साथ, उनसे थोड़ी देर मेरी बात हुई। मैं जानना चाहता था कि भाई आप के अंदर मतलब वो क्या जज्बा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीट का पेपर भी नहीं दे रहे, कोई लॉ का विद्यार्थी है, कोई किसी और चीज का विद्यार्थी है ना, क्या बात है मेन। तो उन सब चीजों की बात की। सोनम वांगचुक सर से मैं नहीं मिल पाया क्योंकि जब मैं गया था उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल लोग आ रहे थे। जैसे मैं जब था उस टाइम पे, आपने देखा होगा, न्यूज भी आपने देखी होगी कि क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी भी आए हुए थे, है ना। फिर उसके बाद मतलब केजरीवाल जी आए हुए थे, फिर क्या कहते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर, मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर जो है, उनके पोते को क्या बोलेंगे, सुपौत्र बोलेंगे शायद, है ना।
उनके पोते जी भी आए थे जिनको बाला साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, जो अकोला में थोड़ी बहुत राजनीति करते, वो भी आए थे। बट इन सभी राजनीतिक गुटों में मुझे सबसे बढ़िया इंसान वही लगे, बाला साहेब अम्बेडकर जी, क्योंकि उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की, उन्होंने अपने सिर्फ मुद्दे की बात की। उन्होंने ना तो अपनी पार्टी के बारे में कुछ एक लाइन कहा है ना अपने पार्टी को कोई नारा लगवाया। उन्होंने सीधी सीधी मुद्दे की बात करी कि उन्होंने बताया कि मैं ये हूं, ऐसे ऐसे हूं। ये भी नहीं बताया कि मैं फलाने साहब का पोता हूं, है ना। हाँ, आए, अपनी बात रखी, बोले हमें शिक्षा में चेंज करने की जरूरत है, और ये चेंज मेरे दादाजी भी चाह रहे थे उस टाइम से। आज चीजें बहुत सारा बदल गई हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं, बट अगर हमें पूरी दुनिया से compete करना है तो ये तरीका नहीं है। इस तरीके से हम दुनिया से compete नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हम कभी अपने देश में क्लॉड जैसी, है ना, क्या कहते हैं, क्लॉड जैसे डेवलपमेंट्स नहीं कर पाएंगे। हम कभी स्पेसएक्स जैसा बनाने का हम सोच ही नहीं सकते कि भारत में भी कोई एलोन मस्क जैसा इंसान हो सकता है ना। भारत में उद्योगपति हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकता है उद्योगपति इतने बड़े हो जाए कि जो एलोन मस्क से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो सकता है, वैसे अभी मुश्किल है। बट इतना दूरदर्शी सोच वाला इंसान भारत में भी है ही नहीं कि जो ये सोचे कि मैं रॉकेट भेजूंगा, मैं टनल की टेक्नोलॉजी बना दूंगा, और टनल से अपन एक काम करेंगे, जो दूरी हमें 200-300 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभी 3-3 4-4 घंटे लगते हैं, उसको अपन 15-15, 20-20, 25-25 मिनट में तय करेंगे, है ना। तो ऐसा था। तो फिर जब मुझे थोड़ा पॉलिटिकल वाली चीजें लगी तो मैं दूर हट गया था। मुझे सही चीजें लगी वो सब मैं आपके सामने कह दिया। लेकिन इन सब के अलावा सीधी बात यह है कि 19-20 दिन तक सिर्फ जल पे, आंसर नहीं, सिर्फ जल पे, वो जल पे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं सर, सिर्फ पानी पी रहे हैं। पहले तो क्या होता, वजन में फैट वेट थोड़ा कम होना चालू होता है ना। बॉडी, आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हो, आप तो बायोलॉजिकल मेडिकल साइंसेस के विद्यार्थी हो, तो पहले तो थोड़ा बहुत फैट कम होता है, फैट कम होने के बाद मसल कम होता है। अब मसल कम होने से भी एडवांस स्टेज पे उनका चीजें चल रही, ब्लड शुगर गिरना बहुत तेजी से चालू हो गया है ना। हाँ, चलिए, तो खैर ये सब बातों को साइड में रखते हैं, वापस से पढ़ाई करते हैं। आइए पढ़ाई पे चलते हैं। तो मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र की बात करी थी, वहीं से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। फिर मूलानुपाती सूत्र के जेईई मेंस के कुछ बेहतरीन से सवाल करेंगे। लीजिए, मूलानुपाती सूत्र ले लिया। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर रीडर बोर्ड दिखा दो, दिखा देंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। पोल का आंसर नहीं आया है, आ गया होगा, देख ही लेते। जब पोल देख लिया तो आंसर भी देख ही लेते हैं। अभिषेक प्रजापति जी सबसे आगे चल रहे हैं, फिर शिवानी दीदी हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, नरजिस दीदी हैं, फिर दीपेश, सिद्धार्थ, सौर्या, शिवम, प्रियांशु, वंदना और दनेश। बहुत ही बढ़िया। ये सभी लोग 5/5 सही। कितने लोगों ने किया, जल्दी से 5/5 लिख के दिल बना दीजिए, जल्दी से 5/5 लिख करके दिल बना दीजिए। एक बार डाउट भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। आइए डाउट ले लेते हैं। सर ऑल क्वेश्चंस करेक्ट, बहुत ही बेहतरीन आसिफ भाई। सर नेक्स्ट टाइम नीट एग्जाम ओएमआर में होगा या किसी और तरह से होगा? नेक्स्ट टाइम से नीट का एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा। आपको कंप्यूटर पे जाना है, आपको पेन पेपर मिलेगा, वो सिर्फ रफ करने के लिए। आप उस पेन पेपर से सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है सर, आपको कंप्यूटर में सही ऑप्शन को टिक कर देना है ना। इस तरीके से चीजें होंगी। फिर अगर अपन आगे बात करें तो एक बार फिर से समझा दो सर लास्ट में। क्या फिर से समझाना है, बताइए कौन सा सवाल? इसको फिर से एक बार समझा देता हूं। उस वाले सवाल में क्या था, देखो उस सवाल में चालाकी की हमसे। हम जब दहन करते हैं ना तो हम वायु का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। अब बात ऐसी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात ऐसी है कि जैसे एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, है। एक दूसरा एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मान लो तुम मटर लेने गए। अगर तुम मटर लेने गए और 1 केजी मटर तुमने खरीदी, तो क्या लगता है 1 केजी मटर में सिर्फ मटर मिलेगा या दाना भी मिलेगा? 1 केजी मटर में सिर्फ मटर मिलेगा या दाना भी मिलेगा, है ना? हाँ, तो आप बोलोगे सर 1 केजी का मतलब है इसमें दाना भी है और इसमें उसका छिलका भी है ना। इसमें उसका छिलका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो बोलते होंगे भाई। मैंने अपने जीवन में पहली बार छिलका लिखा, शायद आगे कभी लिखूं भी ना। तो आप बोलेंगे सर दाना जो है, मैं ऐसा कहता हूं कि मान लो अगर हमारे पास दाना जो है वो मटर का असलियत में 40% भार दाने का होता है, और मैंने आपको यह बता दिया कि भाई दाना हमारे पास 40 ग्राम है, तो क्या आप बता सकते हो कि पूरा मटर हम कितना खरीद के लेके आए होंगे? यही सवाल था कि सर हमारे पास, हमने वायु में दहन किया,
वायु में जो काम की चीज हमारे है वो क्या है सर? ऑक्सीजन। जो नहीं काम की चीज है वो N2 है। काम की चीज कितनी लीटर है? 20 लीटर। हमें पता है वायु में O2 और N2 का अनुपात 1:4 होता है। 1:4 मतलब कि 1 लीटर अगर आप वायु में N2 O2 है तो 4 लीटर N2 होना ही पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब अगर ये 20 लीटर है तो ये 80 लीटर होगा। इसका मतलब कुल वायु कितना हो जाएगा सर? कुल वायु 100 लीटर हो जाएगा। खत्म हो गई बात। इस तरीके से अपन ने किया था। चलिए वापस चलते हैं सर मूलानुपाती सूत्र और इसकी बात करते हैं। आप में से कितने लोगों को ये बात चमक गई थी कि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस और नो बता दीजिए। चलिए 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 जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो कर दीजिए। सर कंप्यूटर पर मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया है, क्या वो हमें टेस्ट से पहले कुछ बताएंगे? बेटा कंप्यूटर पे एग्जाम देने से डरना नहीं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर क्या हमें खुद का कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए? ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का सीधा सरल मतलब ये है कि है ना, कुछ बच्चों को जो डाउट है मैं क्लियर कर देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर सीबीटी मोड पे क्या हमें अपना कंप्यूटर लेना पड़ेगा? अपना कंप्यूटर नहीं भाई। कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी उनके पास कंप्यूटर होता है। आप उन कंप्यूटर्स में जाएंगे और उन कंप्यूटर्स के थ्रू आपको एग्जाम देना होगा। सारे इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको वही बताएंगे, वही सेंटर हॉल पे, है ना। हाँ, आप अपने घर से एग्जाम नहीं दोगे अपने कंप्यूटर पे, आपको सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, वहीं एग्जाम देना पड़ेगा, है ना, वहीं एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरा डाउट है सर हमने सीबीटी कभी दिया ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है सर, कभी देखा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको इस बैच के साथ जब ये बैच ऑफर किया जा रहा था तब उसमें शायद एक टेस्ट हमने सीबीटी का ऑनलाइन शायद प्रॉमिस किया था। तो एक ऑनलाइन टेस्ट तो आपको हम ही कराएंगे। बाकी अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो मेरे हिसाब से आप रियल टेस्ट का माध्यम ले सकते हैं। आप रियल टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं, वहां से आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो रियल टेस्ट के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा। मैं खुद पहले बहुत अच्छे तरीके से रियल टेस्ट की सारी चीजों को जान करके मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा क्या होता है कैसा होता है। ठीक है, चलिए। और ये टेस्ट कब होगा ऑनलाइन वाला, ये खुद आपको बताया जाएगा। ये टेस्ट कब होगा ये खुद आपको बताया जाएगा, है ना। हाँ चलिए, तो हम आगे चलते हैं सर, वापस आते हैं। मैंने आपको मूलानुपाती सूत्र और क्या कहते हैं आणविक सूत्र की बात की थी। आणविक सूत्र क्या होता है सर? आणविक सूत्र होता है सर, जिसको कंप्यूटर नहीं आता वो क्या करेगा? आपको ना तो कंप्यूटर ऑन करना है, ना तो आपको कंप्यूटर का कोई कोर्स करना है। आपको सिर्फ कंप्यूटर में माउस लेकर के सही जवाब को टिक करना है। वो सब आपको बताएंगे कि अगला सवाल कैसे है, क्या है ना, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हमें तो ऐसे बहुत दिक्कत है, तो आपका जो आने वाले टेस्ट होंगे ना आपके पीडब्ल्यू के पोर्टल पर, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होते हैं, वो भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा, बस कंप्यूटर पर होगा। कंप्यूटर पर आप माउस से आंसर को टिक कर सकते हैं, वैसा ही जैसा आपका पीडब्ल्यू का ऑनलाइन टेस्ट होगा वैसा ही टेस्ट वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, मिलता जुलता। ठीक है, चलिए खैर वापस आते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर ली, अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आ जाते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करते हो, जितने भी परमाणु है उनका एलसीएम लेकर के उससे काट देते हो, एकदम सरलतम अनुपात में उनको लिख देते हो, जैसे हमने इन दोनों की बात की थी, है ना। मैंने आपको और कुछ अणु दिए थे क्या इसके साथ यार? चलो तो कुछ अणु फेंक के मारता हूं, देखिए उसको संभालिए। आपको क्या बताना है, यहां पे मैं देता हूं भाई साहब अणु, यहाँ पे लिखिए अपनी कॉपी पे अणु, यहाँ पे उसका आपको लिखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ पे उसका आपको लिखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना, यहाँ पे उसको आपको लिखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है सर, फिर आपको यहाँ पे एक रेशियो निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बटे एम्पेरिकल फॉर्मूला, इन दोनों का अनुपात भी निकालना है। यहाँ पर क्या करना है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बटे एम्पेरिकल फॉर्मूला का अनुपात निकालना है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, अनुपात में आप ऐसा कह सकते हो कि एक नंबर आप निकालोगे, उस नंबर को अपन नाम यम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? यम। यम क्या नंबर है सर, कि आपने किस नंबर से काटा, आपने किस नंबर से काटा। सर माउस तो कभी चला, माउस से डरना नहीं है, माउस बहुत सिंपल सी चीज होती है। ये है माउस, ये है माउस, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। इसको जमीन पे ऐसे रखना है, जमीन पे रख के ऐसे हिलाओगे, ये अपने आप ऊपर नीचे जाएगा। और आपको माउस का इस्तेमाल सिर्फ आंसर टिक करने के लिए करना है दीदी, तो बिल्कुल भी मत डरिए, है ना प्रियंका दीदी, डरना नहीं है ना। चलिए, तो जैसे मैंने अणु में बोला, मैंने बोला बेंजीन, बेंजीन की ही बात कर लेते हैं। लास्ट पेज पे हमने बेंजीन लिख रखा है ना। हाँ चलिए बेंजीन की बात कर लेते हैं। मैंने बोला अणु है हमारा बेंजीन, तो आप क्या बोलोगे, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, जल्दी से बता दीजिए। सर आरटीएस के बारे में बता दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल, आरटीएस के बारे में बता देंगे। बताइए।
अबे बोलो यार, आप बोलोगे सर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है सर? आप बोलेंगे CH। तो हमने किस नंबर से काटा सर? आपने बोला हमने जिससे भाज किया सबको वो है 6, तो हमने 6 से सबको काटा। किससे काटा? 6 से सबको काटा। यहां पर आप लिखेंगे MF मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। यहां पे आप लिखेंगे EF मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और अंत में आप यहां पे लिखेंगे MF मास अपॉन EF मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब आप बोलेंगे सर सब कुछ कर ही लेते हैं, हमने कौन सी संख्या से काटा? 6 से काटा। अब सुनना मेरी बात, आपने बोला सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मतलब इसका भार कितना है सर? इसका भार, इसको देखो, इसका भार बताओ। बोलोगे 6 कार्बन 72, 6 हाइड्रोजन 6, तो 72 और 6 78। फिर हमने बोला सर इसका मास कितना है? 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 13। फिर आपने बोला सर इन दोनों का अनुपात ले लो, तो आपने बोला 78 बटे अगर अपन 13 करेंगे तो ये भी कितना आता है? 6। मतलब ये दोनों मैच कर रहा है जी, ये दोनों में हमने जिससे काटा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मैच करता है ना। सर इतना स्पेस नहीं है कॉपी में, क्या करें? कोई बात नहीं, आपने एक लाइन में लिखा था उसको काट दो, मतलब उसको लिख लो, उसको यहीं तक लिखो। फिर अगला एक और लाइन बना लो, एक और लाइन में थोड़ी कम 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 जगह लो, इतनी ज्यादा जगह लगेगी नहीं क्योंकि सब एक एक लाइन का आंसर है। सब दो दो शब्द के आंसर होंगे भाई, दो दो शब्द, चार चार वर्ड है ना, इतने इतने से होंगे, बहुत ज्यादा होंगे नहीं सर। फिर आगे चलते हैं। बेंजीन के बाद मान लो मैंने आपको एसिटिक अम्ल दिया। क्या दिया सर? मैंने आपको एसिटिक एसिड दिया, एसिटिक अम्ल। मैं ऐसे नाम लिखता हूं, नाम क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप फॉर्मूला खुद से लिखें। एसिटिक अम्ल की बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप किस तरीके से लिखोगे सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखोगे CH3COOH। अब CH3COOH को लिखने का एक तरीका यह है, एक और थोड़ा एडवांस तरीका है, एक और थोड़ा एडवांस तरीका, वो ध्यान से सुनिएगा। वो थोड़ा एडवांस तरीका, उसको ध्यान सुनिएगा। एडवांस तरीका क्या है सर? 2 कार्बन है तो हमने C2 लिख दिया, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो हमने H4 लिख दिया, 2 ऑक्सीजन है तो हमने O2 लिख दिया। और ये दोनों तरीके से एसिटिक अम्ल लिखा जा सकता है। हाँ, लेकिन ऊपर वाला तरीका बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से बता रहा है, संरचना आप बना सकते हो डायरेक्टली। इसको देख करके आप ये भी अनुमान, मतलब ये अनुमान डायरेक्टली नहीं लगा सकते कि एसिटिक अम्ल ही है। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलते हैं ना। खैर आगे चलते हैं सर, इसकी बात करते हैं। अब इसका अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो इसको देख के लिखना मुश्किल है, इसको देख के लिखना आसान है। आप बोलोगे ये हो जाएगा सर कार्बन, 2 ठो हाइड्रोजन 1 ठो ऑक्सीजन। क्यों 2 से काट दिया सर? किससे काटा है? आप बोलोगे सर 2 से काटा है सभी को। क्योंकि हमने 2 से सभी को काटा है, क्योंकि हमने 2 से सभी को काटा है, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ये 2 आ गया। फिर मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इसका मास निकालो। ये हो गया कितना सर? 12 12 24, 24 4 28, 28 में 32 जोड़ेंगे 60। सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया? आप बोलेंगे कार्बन 12 + 2 14 और 16 30। ये कितना हो गया? 30। अब फिर आपने बोला सर 60 को हमने 30 से भाग दिया, कितना आ गया? 2। इसका मतलब ये दोनों मैच करेगा, देख लेना, ये दोनों हर बार मैच करेगा सर। और एग्जाम्पल ले, बताइए बताइए बताइए, और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला भाई आप ले लो इथेन, ले लो इथेन का एग्जाम्पल ले लो। आपने बोला इथेन का फॉर्मूला क्या होगा सर? इथेन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, C2H6। अब जल्दी से इसके बारे में पूरा पर्चा खोल दीजिए, इथेन का पूरा पर्चा खोल दीजिए। सर टेस्ट कब होगा बता दीजिए। मैंने आपको बता रखा है, बाकी लोगों को भी बता देता हूं। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे। पहला टेस्ट 21 दिन के बाद होता है, मतलब तीसरे सप्ताह में होता है। पहला टेस्ट तीसरे सप्ताह में होता है। आपका बैच जब से शुरू हुआ है तब से आप तीसरा सप्ताह लगा लीजिए, ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, इसके बाद वाले संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, हाँ, एक चैप्टर नहीं, तीसरे सप्ताह पे टेस्ट होगा, तब तक एक चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा। खैर वापस आते हैं। फिर आप बोलोगे सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 से उड़ा सकते हैं। 2 से उड़ाएंगे तो ये आ गया CH3, यानी कि हमने किससे उड़ा दिया सर? 2 से उड़ाया। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है सर? इसको देखो, इसका भार निकाल दो, तो आप बोलोगे 24 6 30। इसका भार कितना है सर? 12 3 15। अनुपात लेंगे तो 30/15 कितना आ जाएगा सर? आप बोलेंगे 30/15 2 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं सर। इसके बाद अगला देते हैं। अपने अपने हिसाब से कोनो कंपाउंड फेंको यार, अपने हिसाब से कोई कंपाउंड वंपाउंड है तुम्हारे भेजे में, फेंको। अल्कोहल, इथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल का सूत्र क्या है सर? तो आप बोलेंगे C2H5OH। C2H5OH का मतलब है, हमें सबको एक जगह लिख लेना चाहिए, C2H6O। एक ही बात है। अब मेरे को बताओ इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ये बता दीजिए।
इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, बोलिए इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, बताइए। सर इस चैप्टर में और कितने लेक्चर बचे हैं? आज का लेक्चर हो गया, उसके बाद आप 2 से 3 लेक्चर और मान लीजिए। आज फ्राइडे है, सैटरडे मतलब मंडे ट्यूसडे को ये खत्म हो जाएगा, हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो आप बोलोगे सर इसका कुछ नहीं हो सकता, CS3 नहीं, कैसे CS3? आप बोलो अरे इसको 2 से काटा, इसको 2 से काटा, ये तो कट ही नहीं रहा ना 2 से, तो क्यों काट रहे हो उसको? तो आप बोलोगे इसका कछु नहीं होगा सर, इसका यही फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, मतलब इसमें हमने 1 रखा, क्यों? क्योंकि हम काट ही नहीं पाए। ये सबसे सरलतम रूप है, इससे सरलतम रूप हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा छोटा कर ही नहीं सकते। तो फिर आपने क्या बोला, ये भी 30, ये कितना है सर, एक बार इसका भार निकाल लो, कितना भार होता है सर उसका? तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 24 और 6 30, 30 में 16 जोड़ा 56, तो ये भी 56 है ना, 30 में 46, सॉरी है ना 46 ही है ना, देख लेना भाई, ये भी 46 है और ये भी 46 है। और अनुपात कितना आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 46/46 यानी कि 1। अनुपात कितना आ जाएगा? 46/46 यानी कि 1। तो इस तरीके से हम सारी चीजें निकाल लेते हैं। अब मैं आपको कुछ आरबीआई देने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको कुछ आरबीआई देने जा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। #RBI। आरबीआई का पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमेशा क्या होता है सर? वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला बटे नीचे एक छोटा सा नंबर m। मतलब अगर कभी भी मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता है और इंपेरिकल फॉर्मूला में आपने एक छोटा नंबर m मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरे पॉइंट पे चले तो जो हमारा m है ये कैसे निकलता है? तो m निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और इसको अपन भाग देंगे किससे? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। किससे भाग देंगे सर? इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से भाग देंगे। अगर आपने इसको भाग दिया तो अपना क्या आ जाएगा सर? अगर आपने इसको भाग दिया तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब m आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m, और छोटे m को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए एक सवाल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला? सवाल तुम्हें खूब कराऊंगा, जेईई मेंस के सवाल तो ऐसे ही पानी पिलवा दूंगा तुमसे कि अरे जाओ, सवालों में कुछ नहीं है ना। आइए सवाल के थ्रू ही समझते हैं। सबसे पहला सवाल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल ये कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है। क्या है सर? एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है तथा उसके एक, या ऐसे लिख देता हूं, उसके 2 मोल का भार है ना, उसके 2 मोल का भार कितने ग्राम ले ले भाई? बताओ, बोलो 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 भाई। 56 ग्राम है, ले लेते हैं, चलो 56 ग्राम है। तो हाइड्रोकार्बन होगा, क्या होगा इनमें से हाइड्रोकार्बन? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है CH2, दूसरा ऑप्शन है C2H4, तीसरा ऑप्शन है C3H6, चौथा ऑप्शन है C4H8। आपका समय शुरू होता है, आपका समय शुरू होता है। अब बताइए क्या आंसर आएगा इसका? आपके नाम पे छोड़ दिया, ठीक है। हाँ सर PYQs करवा दीजिए। अभी PYQs भी करवाएंगे भाई, क्यों डर रहे हो? PYQs भी करवाएंगे। पहले PYQs के जैसा सवाल करो, इस PYQs के जैसा, मतलब ये PYQ के रेप्लिका सवाल है। रेप्लिका मतलब PYQ आया अलग डेटा के साथ आया। तो ये बहुत सिंपल, ये अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला का लेवल 1 सवाल है। कैसा सवाल है? लेवल 1। क्या कहता है ये देखते हैं। लेवल 1 ये कहता है कि सर देखो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है सर? एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CH2, नीचे एक नंबर m मल्टीप्लाई कर दो, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। m का मान हमें ज्ञात करना है। m कैसे ज्ञात करेंगे सर? तो आप बोलोगे आरबीआई कहता है सर m जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? m जो है वो बराबर होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इसी के बराबर होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। आपने बोला हाँ। आइए इसका मास देख लेते हैं। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है तो EF मास, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है सर? आप बोलोगे इंपेरिकल फॉर्मूला का मास जो है ये आ रहा है आपका 14। कितना आ रहा है? 14।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है उसके लिए हमें एक इक्वेशन दे रखी है। क्या हमें यहाँ पे कह रखा है, देखना ध्यान से, हमें कह रखा है कि देखो भाई 2 मोल का भार, यहां लिख रहा हूं है ना, यहां पे कह रखा है 2 मोल का भार कितना है, 2 मोल का भार है 56, 2 मोल का भार कितना है 56, तो 1 मोल का भार कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 मोल का भार 28 हो जाएगा। सर 1 मोल का भार कितना 28 ग्राम हो जाएगा। 2 मोल का भार अगर 56 है तो 1 मोल का भार 28 होगा। इसका मतलब इसका आणविक फॉर्मूला मास जो है ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एमएफ मास जो है वो क्या हो जाएगा, वो 28 हो जाएगा सर। तो आपने बोला m जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो कि है 28 बटे इंपेरिकल फॉर्मूला मास जो कि है 14 यानी कि 2, m2 आया, इसका मतलब आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा CH2 बटे 2, CH2 में नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, अब ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, आपको सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने बोला कार्बन की संख्या 2 हो गई, हाइड्रोजन की संख्या 4, C2H4 हमारा आंसर हो गया, और हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन, बी फॉर बगुला, बी फॉर बगुला इज द करेक्ट आंसर। 46% लोगों ने इसको सही दिया है। फिर वापस से देखो मैंने क्या बोला भाई, मैं बदनाम किस्म का आदमी हूं यार। मेरे को ना जीवन में किसी को कोई भी चीज, मेरे को जीवन में किसी को कोई भी चीज बहुत आसानी से देने की आदत है ही नहीं। मैं चाहता ही नहीं कि जीवन में किसी को कोई चीज आसानी से मिले, उसको संघर्ष करना पड़े थोड़ा बहुत, कम से कम, है ना, जितना उस चीज की अहमियत है उतना संघर्ष तो करना पड़े। इससे क्या होता है सर, इससे 2 बातें होती है, एक तो तुम संघर्ष करना सीखते हो, दूसरा तुम ये भी सीखते हो कि हाँ अगर मैं संघर्ष करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर मैंने मक्कारी करी, मैंने सब कुछ लाइटली लिया तो मैं बर्बाद भी उतनी जल्दी ही होऊंगा, है ना। संघर्ष करने से रिवॉर्ड भी मिलेगा और मक्कारी करी तो बर्बाद भी उतनी जल्दी होऊंगा। तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, है ना, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। मैं वापस से समझा दे रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आया वो सुनिए। सवाल ने सीधा सीधा कहा कि देखो भाई हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाने का एक यही तरीका है, क्या, आपको निकालना पड़ेगा छोटा m और छोटा m को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला पे। तो अब हमारा पूरा फोकस जो है वो किस पे चला गया सर, छोटा m निकालने पर। छोटा m कैसे निकलता है, 2 चीजें चाहिए, मॉलिक्यूल के फॉर्मूला का मास, और साथ ही साथ क्या चाहिए सर, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, इसका मास खट से निकाल दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दे रखा है क्योंकि वही तो निकालना है, लेकिन उसका मास दे रखा है। क्या दे रखा है कि भाई देखो 2 मोल का मास इतना है। अबे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास 2 मोल का नहीं होता, एक मॉलिक्यूल, 1 मोल का मान लो, 1 मॉलिक्यूल का मान लो उसका होता है। तो आपने बोला अगर 2 के लिए भार 56 है तो 1 के लिए भार कितना होगा, हमें 1 मॉलिक्यूल है 1 मोल का चाहिए ना, तो इसके लिए कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 1 मोल के लिए 28 होना चाहिए, 28 ग्राम होना चाहिए। अब हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता लग गया 28। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 28 पता लगने के बाद 2 तरीका है करने का, आराम आराम से सुनिएगा। तरीका क्या है सर, सबसे पहला तरीका यह है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दीजिए और इससे आपको आंसर मिल गया 2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल गया। दूसरा, स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं वो सुनिए ध्यान से। वो बोलते हैं कि सर देखो 2 मोल का भार अगर इतना है तो 1 मोल का भार कितना होगा, 1 मोल का भार 28 होगा। आइए चेक करते हैं इनमें से किसके 1 मोल का भार 28 है। इसके 1 मोल का भार निकालेंगे तो हाई कितना आ रहा है सर, हाई आ रहा है 14, इसके 1 मोल का भार आ रहा है 28, इसके 1 मोल का भार कितना आ रहा है सर 42, इसके 1 मोल का भार कितना आ रहा है सर 56। ये 1 मोल का भार है, हमें यहाँ 2 मोल का भार दे रखा है। ऐसा मत बोलना सर 2 मोल का भार 56 है तो 56 मारो ना। समझ में आ रही बात। सर मैं निकाल तो सही रहा हूं बट ऑप्शन गलत हो जा रहा। भाई यहां जितनी गलती करनी है ऑप्शन में कर लो, यहां जितनी गलती करनी है ऑप्शन में कर लो, एग्जाम में मत करना। एक और सवाल दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा, एक और सवाल दे रहा हूं ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, है ना, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो है आपका CH2O। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है सर, CH2O। और इसका जो वेपर डेंसिटी है, वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वो कितना है सर, बताइए। वाष्प घनत्व कितना ले लिया जाए, बोलो भाई मेरे मेरे भाई कितना ले ले बताओ। कार्बन हो गया इतना इतना इतना, वाष्प घनत्व इसका ले लेते हैं 45 ले लेते हैं। चलो आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपको समय देता हूं इंटीजर टाइप का, या इंटीजर टाइप कैसे करेंगे भाई, तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, जल्दी से बताइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा।
चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे तुरंत आंसर भी निकाल रहे हैं। सर आप, मैं कमेंट नहीं पढ़ा सर। नमस्ते, नमस्ते भाई। तभी मैं कहूँ आज अंधेरा अंधेरा से क्यों लग रहा था, है ना, मेरी शक्ल पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा लग रहा था। अब देखो दूर हो गया होगा इस तरफ से। हाँ लाइट ही बंद थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलिए अब एकदम गोरा चिट्टा सा लग रहा हूँ, एकदम स्मार्ट। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपने बोला सर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ सर हमें वाष्प घनत्व दे रखा है। अब देखो खेला क्या है, हमें निकालना है एम। हमें पता है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला के नीचे छोटका एम का। अच्छा ठीक है सर, आगे बात करते हैं। सर एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो छोटका एम है वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला साफ फेंक के मारा है हमने इन्होंने। तो आप बोलोगे सर इसको देख के इसका मास निकाल लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसका बाहर कितना दिख रहा है, एक कार्बन का कितना हो गया सर, आपने बोला एक कार्बन का हो गया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 14, 14 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो गया 30, मतलब 30 है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमें पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे यहां से देख के सर कि देखो अगर वेपर डेंसिटी 45 है तो मॉलिक्यूलर मास ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। ये बात समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है। तो आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो है वो कितना हो जाएगा सर, ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो जाएगा। 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्यों, ये तो फॉर्मूला ये है ना कि वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बटे 2 होता है। तो आपने बोला ये कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू इतना यानी कि 90। तो हमने यहां पे रखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है 90, ये है 30, 90 को 30 से भाग दिया, आंसर कितना आया 3। और छोटे एम का मान अगर 3 आया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि है CH2O, और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि C3H6O3। इसका आंसर क्या आया सर, C3H6O3 इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही जवाब क्या है, C3H6O3। कितने लोगों का मैच कर गया बताइए। बताइए कितने लोगों का मैच कर गया, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ फिर आगे चलते हैं, फिर अब एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। ये एक टाइप का सवाल था, ये सिंपल टाइप का सवाल था कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है ना। ये सभी सवाल क्या थे सर, इसमें ऊपर चाहे तो ऐसा लिख लो, ये टाइप 1 थे। टाइप 1 में क्या है सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, तब ये इस तरीके के सवाल आते हैं। अगले टाइप का जो सवाल आता है, अगले सर वीडी से कैसे निकाले, हमें पता होता है। देखो आपको मैंने बता रखा है, वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व जो है वो मोलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास कह लो, मोलर मास कह लो, एक ही बात है, बाई 2 होता है, बाई 2 होता है। तो यहां से अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमने पढ़ रखा है पहले जब हम घनत्व वगैरह पढ़ रहे थे। खैर चलिए आगे चलते हैं सर। अब हम इसके बाद किसकी बात कर रहे थे, टाइप 2 की। टाइप 2 क्या होता है सर, टाइप 2 जो है इसके सवाल ये थोड़े से लेंदी सवाल होते हैं सर। कैसे सवाल होते हैं, लेंदी सवाल, स्कूल वालों का फेवरेट सवाल है, और जेई वाले भी आजकल इसमें बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मतलब एनटीए, जेई का मतलब एनटीए से आप समझिएगा, जब भी मैं जेई बोलूं इसका मतलब आप समझिएगा कि एनटीए का भी रिसेंट ट्रेंड में सवाल है, एनटीए के अभी रिसेंट ट्रेंड में ये सवाल है, ठीक है। हाँ तो हम क्या करेंगे सर, इस सवाल में क्या होता है कि ना तो एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, ईएफ भी गिवन नहीं है, ईएफ नहीं पता है, नहीं पता है। क्या है सर, ईएफ नहीं पता है। तो ऐसे सवालों में हम ईएफ निकालते हैं, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं सर, स्टेप 1 है एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करना। स्टेप 1 इसमें क्या हो जाता है सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ज्ञात करना। अगर आपने एक बार एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्ञात कर लिया तो सारा काम आपका एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, एकदम मजा ही मजा हो जाएगा। तो अगर अपन बात करें सर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, आपने बोला सर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, हमें पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्ञात करना होगा, उसके बाद ही आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। और एम्पेरिकल फॉर्मूला को ज्ञात करने का जो अपन टेक्निक यूज करेंगे, इसका नाम अपन देंगे डब्बा विधि। क्या नाम देंगे सर, डब्बा विधि। जैसे बीच में एक बार वो चला था ना यार, एक प्रचार, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, तो ये वही है भाई। सर इससे क्वेश्चन आता है, हाँ इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आता है। तो डब्बा विधि क्या बोलता है, डब्बा विधि को मैं सवाल के माध्यम से समझाऊंगा। वैसे डब्बा विधि में अपन करेंगे क्या, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, चाहे तो बना सकते हैं। हम एक डब्बा बनाएंगे,
इस डब्बे को बनाने के बाद हम क्या करेंगे सर, इस तरफ लिखेंगे तत्व, कौन कौन से तत्व हैं हमारे पास वो लिख देंगे। तत्व के बाद फिर हम लिखेंगे उनका भार, भार के बाद हम उनका लिखेंगे मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, हर तत्व का निकालेंगे, तत्व का निकालेंगे, अणु वगैरह करेंगे, तत्वों का, हर एक तत्वों का। और इसको निकालने के बाद अंततः हम क्या निकालेंगे सर, अंततः हम एस आर निकालेंगे। एस आर है सिंपल रेशियो, एस आर है सिंपल रेशियो, और सिंपल रेशियो मिलते ही हमारा काम हो जाएगा, सिंपल रेशियो मिलते ही हमारा काम हो जाएगा सर। जैसे तत्व क्या क्या हो सकता है सर, तत्व हो सकता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है सर तत्व। फिर हम उसका भार निकाल लेंगे, ये सवाल में गिवन होगा। ये कहां पे गिवन होगा सर, सवाल में। अगर ये नहीं गिवन है तो फिर आप सवाल नहीं कर सकते, पहली बात ये ध्यान से रखिएगा। सर गलती से हिंदी मीडियम का बैच बाई हो गया है, इंग्लिश मीडियम में चेंज नहीं होगा क्या? भाई चेंज करना पड़ेगा, मतलब आप एक बारी क्या बोलते हैं, वो जो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया उससे बात करके देख लीजिए, वहां पे हो सकता है रेजोल्यूशन हो जाए। ठीक है, हाँ नवीन भाई आप एक बार उनसे बात कीजिए, वही चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको कॉपी करके जल्दी से सीकेल कर दीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। मारा फटाफट सीकेल, कॉपी कर लिया सभी ने? टेम्पलेट नहीं लग रहा यार आजकल। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अब सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा। सर पिछला सवाल जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पिछले सवाल में क्या था, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल। अब अगर किसी का फॉर्मूला लिख दिया उसका द्रव्यमान तो निकाल लोगे ना। इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो हमने द्रव्यमान निकाला, वो इंपेरिकल फॉर्मूला मास हुआ, वो हमने निकाल लिया। हमें थोड़ा टाइम चाहिए जिससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिलेगा, तो हमने दूसरा मतलब सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी हमें निकालना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमें m दे देगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालने के लिए हमें वाष्प घनत्व दे रखा था। हो सकता अबे किसी एक मॉलिक्यूल का मास डायरेक्टली नहीं दिया आपको, किसी भी तरीके से जो हमने पीछे मोल के बारे में पढ़ा उनमें कहीं से भी आपसे निकलवा सकता है ना। हाँ चलिए सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले सबसे सिंपल सूत्र करते हैं, सबसे सिंपल सवाल करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ये हो गया आपका C3 है ना। C3 क्या कह रहा है सर, ये कह रखा है कि एक हाइड्रोकार्बन में 75% कार्बन है, इसका अणुसूत्र क्या होगा। समझिएगा आराम आराम से, समझिएगा बहुत आराम से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन। सर अभी तक पपलू भैया भी नहीं है, कल गारंटी है भाई, कल की क्लास में पपलू, कल की क्लास से गारंटीड पपलू भैया आने वाले हैं। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान सुनिएगा, मजा आने वाला है तुम्हें, एकदम एकदम धमाकेदार तरीके से हम जेई के सवालों को फोड़ने वाले हैं। इसके बाद जितने भी सवाल होंगे सब जेई के होंगे। आइए देखते हैं। मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 75% कार्बन है, इसका अणुसूत्र क्या होगा। तो अणुसूत्र निकालने के लिए हमें पहले थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा सर, हमने बोला कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब आपने बोला कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो हमारे पास दो तत्व हैं सर। कौन कौन से तत्व है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है आपने बोला हाँ। हम क्या करेंगे सर, इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे। आप बोलोगे सर इसमें इस्तेमाल करो डब्बा टेक्निक। क्या यूज कर लो सर, डब्बा विधि। डब्बा विधि क्या कहता है, डब्बा विधि कहता है कि सबसे पहले लिखिए तत्व, तत्व के बाद लिखिए उनका भार, भार के बाद लिखिए उनके मोल्स, और उसके बाद लिखिए सिंपल रेशियो। कैसे निकालेंगे, आराम आराम से सुनते जाइएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से सुनते जाइएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपने बोला तत्व कौन कौन से है सर, तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हमारे पास कार्बन है तथा हाइड्रोजन है। सर भार कितना ले, कभी भी अगर परसेंटेज दे रखा है तो आप क्या करें, जो परसेंटेज है उसी को भार मान लो। फिर रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज दे रखा है, जो परसेंटेज है उसी को भार मान लो। तो इसका मतलब है कि यहां पे कार्बन कितने परसेंटेज है सर, 75, तो कार्बन का भार हमने 75 ग्राम अपने आप से मान लिया। सर अगर कार्बन का भार 75 ग्राम है तो हाइड्रोजन का भार कितना होगा। आप बोलोगे हाइड्रोजन का भार अगर हमें निकालना है, अगर हमें हाइड्रोजन का भार निकालना है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन अगर ये 75% है, तो बेटा इस ब्रह्मांड का कोई इंसान मुझे ये लिखने से रोक नहीं सकता है कि इस केस में हाइड्रोजन 25% होगा। 25% का मतलब हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा, 25 ग्राम हो जाएगा। अब कार्बन का भार 75 ग्राम है, हाइड्रोजन का भार 25 ग्राम है। हमें क्या निकालना है सर, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने। कार्बन के मोल कार्बन के तरीके से, हाइड्रोजन के मोल हाइड्रोजन के तरीके से। आपने बोला नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के कितने आएंगे, तो दिया गया भार बटे कार्बन का मोलर भार। कार्बन अब एक परमाणु है, याद रखना, यहां आपने जो भी चीज लिखी है उसके ऊपर ही तत्व लिखा हुआ है। इसका मतलब उनके परमाणुविक भारों को लेंगे, उनके आणविक भारों को नहीं देखेंगे हम। तो आपने बोला कार्बन
का भार कितना है 12। अगर हम 75 को 12 से भाग दे कितना आ रहा है जल्दी से बता दीजिए, लगभग लगभग। अगर हम इसको 12 से भाग दे तो कितना आ रहा है लगभग लगभग, जल्दी से बता दीजिए। फिर हम इधर आ जाए सर, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का भार कितना है 25। आप बोलेंगे 25 को हाइड्रोजन के मोलर भार 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या जो है वो कितनी निकल के आ रही है भैया बोलो। अबे ऊपर वाली संख्या कितनी निकल के आ रही है, तो आप बोलेंगे 12 का 12 12 है ना। 12 की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा देखो 12 छक्के होता है कितना, 12 छक्के कितना होता है सर 72, और 3/12 जो है वो 0.25 होगा, तो ये 6.25 है। कितना है 6.25, और ये तो 25 है। अब क्या करते हैं सर, जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। सिंपल रेशियो क्या कहता है, जो सबसे छोटी संख्या है ना उससे सबको भाग दे दो। जैसे ये सबसे छोटी संख्या है तो 6.25 को 6.25 से भाग दे दो, 25 को 6.25 से भाग दे दो। ये कितना आ जाएगा सर 1, ये कितना आ जाएगा सर 4। आप बोलोगे यहां से हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। इस तरीके से डब्बा टेक्निक से सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला मिलता है। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया सर, आपने बोला कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बनवा की संख्या 1, हाइड्रोजनवा की संख्या 4, यानी कि CH4 हमारे सवाल का सही जवाब है। CH4 हमारे सवाल का सही जवाब है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी कर लिया था। सर अगर नीट में इतना सा नंबर आए हैं तो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, प्लीज टेल मी। अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं और आपकी कोई कैटेगरी वगैरह है ना, तो एक बार तो आप रुक सकते हो कि मतलब काउंसलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, क्या पता किस्मत में हो मिल जाए। बट वो किस्मत वाली बात होगी, है ना, वो किस्मत वाली बात होगी। बाकी आप चाहे तो जो बाकी के कोर्सेज बच्चे चुनते हैं उसमें सबसे पहला विकल्प नॉर्मली बच्चे BAMS चुनते हैं। BAMS के बाद फिर वो चुनते हैं, बच्चे जो चुनते हैं वो आपका क्या कहते हैं उसको BHMS चुनते हैं, होम्योपैथी वाला चुनते हैं, और फिर बाकी की चीजें चुनते हैं, है ना। डाउट देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं जी डाउट। ये वाला कितने लोगों को चमक गया एक बार बता दीजिए। सर MF क्या है, अब बताओ अर्चना झा दीदी, मैं आपको MF कैसे समझाऊं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बताओ। सर इसमें पूछा MF है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। अरे इसमें हमें कुछ दिया, अरे एक बात बताओ, हमें कुछ दिया ही नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में हमें कुछ दिया नहीं, तो हम इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मानेंगे, हम इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मानेंगे, है ना। सर C3 बिल्कुल, आसिफ भाई हमेशा सही आंसर दे रहे हैं। सर क्या रोहित शर्मा सही में रिटायरमेंट ले रहा है? भाई जैसा वो खेल रहा है पिछले कुछ टाइम में, मुझे लगता है रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, है ना। टीम से निकाल के बाहर कर देंगे तो ज्यादा बुरा लगेगा। आज वीरेंद्र सहवाग कहीं भी अगर, है ना, आज वीरेंद्र सहवाग कहीं भी जाता है, आज वीरेंद्र सहवाग कहीं भी जाता है तो भाई उसके मन में ये दुख हमेशा रहता है ना कि मुझे रिटायर करने से पहले बताया नहीं। कम से कम एक गेम दे करके रिटायर कर देते भाई, एक मौका दे देते कि एक मैच खेलो और रिटायर हो जाओ। क्या पता ऐसा मलाल आपको, हाँ, ऐसा मलाल आपको रोहित शर्मा के लिए भी रहे। धोनी के साथ ऐसा नहीं था, धोनी भाई तो मैच खेल रहे हैं, आप शाम में बोल दिया कि बस हो गया यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले को बोल देना बस हो गया मेरा, अब से मैं नहीं खेलूंगा। एयरपोर्ट पे कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, उनके मन में आया कि बस यार बहुत हो गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं सर, इसके बाद फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल का लेवल बढ़ा दूं क्या? लो लेवल बढ़ाता हूं, आओ लेवल बढ़ाता हूं भाई। अगला सवाल, या चलो चलो पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या रखा है कि एक हाइड्रोकार्बन में 80% कार्बन है, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तो आपको बताना है यौगिक कौन सा होगा। यौगिक कौन सा होगा? आपका समय शुरू होता है कितने मिनट का सर? 2.5 मिनट का समय दिया, 150 सेकंड का समय दिया आपको, 150 सेकंड का समय दिया। तो ये बहुत सही बात है कि आप संडे को हो सकता क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो चुका है, बातें डिसाइडेड है ना। और मैं तो चाहूंगा कि आखिरी मैच में वो शतक मारे, और ये भी याद रखना आखिरी मैच में अगर वो बंदा शतक मारता है तो इसका मतलब है कि उसको टीम में रखा जाएगा, क्योंकि टीम में और बहुत प्लेयर है, खेलने वाले प्लेयर हैं। और ये सच्चाई है समाज की कि एक उम्र के बाद आपको अपने दारोमदार, अपने आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ता है ना, आपको आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ता है। ऐसा ना करें कि आप बोझ लगने लगे सबको, ये और ज्यादा बुरा होगा। मेरे से ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा जब इंडियन टीम में या बाकी टीमों में यह बात होगी कि अरे रोहित शर्मा तो बोझ बन गया है हमारे ऊपर, है ना। ये मेरे को ज्यादा बुरा लगेगा बनस्पत की वो भाई रिटायरमेंट ले ले।
इन दोनों चीजों में अगर मुझे चुनना हो तो मैं तो वही चुनूंगा। चलिए देखते हैं। तो आपने बोला सर एक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, वाजिबा, बहुत अच्छी बात है। उसमें दे रखा कि 80% कार्बन है। अब देखो यौगिक का वाष्प घनत्व भी दे रखा है, इसका मतलब हमें वाष्प घनत्व जो दिया है, वाष्प घनत्व का मतलब है वीडी। वीडी की संख्या कितनी दे रखी है? 30। तो आप बोलेंगे सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? एमएफ मास। आप बोलोगे एमएफ मास 2 गुना वीडी होता है सर, यानी कि ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा मेरे भाई? बोलो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो आया ना, बताइए। ये कितना हो जाएगा ब्रो? 60 हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अगर ये 60 हो जाएगा तो फिर अपन आगे क्या करेंगे सर? अब आगे का काम करते हैं। मतलब इस बार हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया है। अगर मुझे सॉल्व करना रहता, मैं इसमें देखता कि इसमें 60 आ रहा, आंसर फेंक के मार के आगे बढ़ जाता। हाँ, लेकिन क्या पता वो सही आंसर ना हो। तो आइए सॉल्व करते, डब्बा विधि निकालेंगे। आपने बोला कार्बन कितना है सर? 80%। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा सर? 20%। अब क्या करेंगे? डब्बा टेक्निक। अब क्या करेंगे सर? अब्बा डब्बा चब्बा, है ना, डब्बा विधि। डब्बा विधि क्या बोलता है सर? डब्बा विधि बोलता है भैया यहाँ पे लिखो तत्व, यानी कि जो भी तत्व है वो लिख लेंगे। तत्व के बाद लिखो उनका भार, भार के बाद लिखो उनके मोल्स, मोल्स के बाद लिखो सिंपल रेशियो। आपने बोला तत्व कौन है? कार्बन है। तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। कार्बन का भार कितना है? 80। जितना परसेंटेज उतना भार। इसका भार कितना? 20। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सर? आपने बोला 80 को 12 से भाग करो। इसमें क्या करो सर? 20 को 1 से भाग करो। 80 को 12 से भाग करेंगे कितना आ रहा है? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। 80 को 12 से भाग करेंगे कितना आ रहा है सर? आइए देख लेते हैं, लिख लेते हैं। कैलकुलेटर की मदद थोड़ी सी ले लेता हूं मैं। याद रखिएगा इस टॉपिक के सवालों में, याद रखिएगा इस टॉपिक के सवालों में आपको एग्जैक्ट कटा हुआ आंसर हर बार नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, मतलब 1.2 का ऊपर नीचे चलता है। तो आपने बोला 80 को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो ये आ रहा है 6.67, है ना। ये आ रहा है 6.67। कितना आ रहा है सर? 6.67। ओ सॉरी, इधर लिखते हैं अभी सिंपल रेशियो के लिए, थोड़ा जगह छोड़ दो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सर? 6.67। और इसके मोल्स कितने हैं सर? इसके मोल्स है 20। सर अब इसमें से छोटी संख्या कौन है? 6.67। तो हम 6.67 से सबको डिवाइड करेंगे, वही सिंपल रेशियो है। तो आपने बोला सर 6.67 बटे 6.67, यानी कि इसकी संख्या आ गई एक। मतलब इसका मतलब है कार्बन की संख्या इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला में 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी सर? तो 20 को अपन डिवाइड करेंगे 6.67 से, तो ये कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 3 है। फिर आप आगे चलेंगे और आप बोलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे और आप आगे बोलेंगे क्या? इसका मतलब सर हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला जो है EF जो है वो क्या है? CH3 है। क्या है? EHCH3। इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद हम क्या बोलेंगे सर? हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला का द्रव्यमान निकाला। ये कितना आ गया? कार्बन का भार 1, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन 1, कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार 3, ये दोनों जुड़ा, ये कितना हो गया? 15। एम्पेरिकल फॉर्मूला का भार इतना है, तो आप बोलेंगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भार कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास जो है ये हो जाएगा कितना? आप बोलोगे सर ये हमें दे रखा ऊपर 60, तो छोटका m जो है वो कितना हो जाएगा सर? छोटका m जो है ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बटे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि 60 बटे 15, यानी कि 4। अगर ये 4 आया तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला बटे m हो जाएगा, यानी CH3 बटे 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, C4H12 आंसर हुआ हमारा। आइए देख लेते कितने लोगों ने C मारा है या कितने लोग C बन चुके हैं। बहुत सारे बच्चे C बन चुके हैं। C का मतलब क्या है सर? चोमू। चोमू एक जगह का नाम है जो कहाँ मिलता है सर? हाँ पहले यार मैं ना, हमारे उधर चोमू मतलब ऐसे बोलते थे, गधा उधर चोमू बोल देते हैं ना, जो मतलब थोड़ा बेवकूफी कर दो, किसी हरकत में, किसी काम में कोई बेवकूफी कर दो, जैसे पानी लेके आ रहे हो गिरा दो, तो ऐसे बोल देते थे अरे चोमू है का एकदम। फिर मैं जयपुर की तरफ गया, जयपुर में रहा, जयपुर में पता चला अरे जयपुर में तो चोमू एक जगह है और एक बाईपास बन रखा है, पूरा लंबा फ्लाईओवर है चोमू फ्लाईओवर, कम से कम 20 किलोमीटर का लंबा फ्लाईओवर है, वो खत्म ही नहीं होता है ना। चलिए खैर, क्या मेरी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई? जल्दी से बता दीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, जिनको नहीं समझ में आया, जो रिपीट बोलेंगे उनसे पहले मैं ही रिपीट कर देता हूं। सवाल क्या था सर? सवाल में हमें हाइड्रोकार्बन दे रखा था, हाइड्रोकार्बन में प्रतिशत दे रखा था और साथ में वाष्प घनत्व दे रखा था। इसका मतलब क्या है सर? प्रतिशत जो है उससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा लेंगे, वाष्प घनत्व से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला सूत्र आ जाएगा, उससे मास आ जाएगा, दोनों को भाग करके m भी पता लगा लेंगे। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से बता रहा हूं।
मैंने बोला डब्बा विधि लगाया सर, सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला एक एक पद में, सबसे पहले सबसे आसान क्या लगा मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालना, एक के मिनट में निकाल दिया, इसको डबल या दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकल गया। फिर हमने क्या किया सर, डब्बा विधि से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, कैसे, तत्व लिख दिया, तत्व का भार लिख दिया, फिर उसके मोल्स निकाले, मोल्स निकालने के बाद सबसे छोटे मोल से सबको भाग किया, सिंपल रेशियो आ गया, सिंपल रेशियो को यहाँ चिपकाया, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद हमने क्या किया, mf बाई एफ मास किया और हमें छोटका m मिल गया, छोटका m से मल्टीप्लाई किया, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। क्या मेरी बात चमक गई? जल्दी से बोलिए यस और नो। ये कौन सा सवाल था भैया आज के क्लास का? प्रश्न संख्या C3 के बाद ये C4 था, मतलब इस टॉपिक का। C4 के बाद अपन चलते हैं अगले में C5। चलिए इसको फटाफट कीजिए भाई, ये जेईई मेंस का सवाल है। क्या रखा है कि एक यौगिक में 38.8% कार्बन है, 16.0% हाइड्रोजन है और 45% नाइट्रोजन है, तो इसका अणु सूत्र क्या होगा, इसका यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब देखो मजे की बात है, यहां पे हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम खेलने का दिया ही नहीं है, तो हम जो फॉर्मूला निकालेंगे वही एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए आपको समय देता हूं, टाइमलेस पोल देता हूं, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करेंगे, आप जल्दी कर देना, मैं जैसे सॉल्व करूंगा बंद कर दूंगा पोल, ठीक है? चलिए, तो एक यौगिक है, इसमें कार्बन वार्बन के परसेंटेज दे रखे, तो एक झंझट हमारा खत्म हो गया, हमें छोटका एम नहीं निकालना, हमें सीधा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना और वही आंसर मार्क कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तत्व, तत्व लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे सर? तत्व लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे भार, भार लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे मोल्स, मोल्स लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे एसआर, सिंपल रेशियो। मोल और एसआर के बीच में जगह छोड़ दी क्योंकि मोल की संख्या निकालेंगे भी। तत्व कौन कौन है सर? कार्बनवा है, हाइड्रोजनवा है और नाइट्रोजनवा है। एक बार जोड़ के देख लेना सब 100 आ रहे हैं कि नहीं, कई बार ऐसा धोखा भी हो सकता है तुम्हारे साथ कि ये 100 नहीं आए, है ना? आइए देख लेते हैं। तो आपने बोला सर कार्बन का भार कितना है, आपने बोला कार्बन का भार जो है वो 38.8 ग्राम हो जाएगा सर, 8 ग्राम हो जाएगा। सर हाइड्रोजन का भार कितना है? सर आप ये ग्राम हटा लो, इतना हो जाएगा, सीधा ऐसे लिख दो। हाइड्रोजन है 16, नाइट्रोजनवा कितना है सर? 45.2। फिर आप क्या बोलोगे सर? इन सभी को इनके अपने खुद के भार से, परमाणविक भार से डिवाइड करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आपने बोला इसको डिवाइड किया सर, 38.8 को किससे डिवाइड किया? 12 से। 16 को किससे डिवाइड किया? 1 से। और 45.2 को किससे डिवाइड किया सर? 14 से। ये कितना कितना मान आ रहा है ब्रो? जल्दी जल्दी बताएंगे, शर्माने का नहीं, आंसर बताने का। आइए देख लेते हैं। आपने बोला 38.8 बटे 12, ये कितना आया सर? 3.23, है ना? ये आया 3.23, ये तो 16 ही है सर। फिर 45.2 बटे 14, ये कितना आया सर? ये भी 3.2 ही आया, ये भी कितना आया? 3.22। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं सर? सबसे छोटी संख्या 3.2 है, 3.2 से सबको लपेट दो। आपने बोला ये हो गया सर 3.2, 3 बटे 3.22, 16 बटे 3.2, या दो नहीं, दो ही रखो यार, है ना? हाँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं। फिर आपने रखा 3.2 बटे 3.2, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.01 के आसपास आएगा, मतलब 1 ही आएगा। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अगर आ रहा है तो आप सिंपल रेशियो मान लीजिए, ऊपर नीचे अगर मामला आ रहा है तो आप सिंपल रेशियो मान लीजिए, मतलब सिंपल पूर्णांक ले लेना, बाकी हटा देना साइड वाला माल, है ना? फिर आपने क्या बोला सर? यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला या फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? EF ही लिख दो भाई, MF भी होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन, बड़का से लिखा कार्बन, बड़का से लिखा हाइड्रोजन, बड़का से लिखा नाइट्रोजन। कार्बन वा कितना है? 1 ठो है सर। हाइड्रोजन वा कितना है? 5 ठो है सर। नाइट्रोजन वा कितना है? 1 है। अब आइए देख लेते हैं। नाइट्रोजन 1, ठीक है सर, चल रहा है। कार्बन इसमें कितना हो गया सर? 3, हटा दो। कार्बन 1, ठीक है सर। कार्बन 1 और 1 2, हटा दो सर। कार्बन 1 और नाइट्रोजन 2, हटा दो सर। सिर्फ एक ही ऑप्शन में एक नाइट्रोजन है, वही हमारा सही आंसर है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में एक नाइट्रोजन है, वही हमारा सही आंसर है। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब हो गया ए। आइए देख लेते हैं। पोल को स्टॉप किया, देख लेते हैं कितने लोगों ने मारा। 62.55% लोगों ने। क्या मेरा कॉन्सेप्ट आप समझे? क्या मेरा कॉन्सेप्ट आप समझे? बोलो हाँ या ना। सर आप गए नहीं रिजल्ट पर? यार मैं अभी जाऊंगा, है ना, मेरी क्लासेस है यार, मैं देखता हूं, अगर क्लास हो गया तो फिर जाऊंगा, उसके हिसाब से देखता हूं क्या करना है ना। पहली प्रायोरिटी क्लास है भाई, पहली प्रायोरिटी हमेशा क्लास है, उसके बाद कुछ भी रिजल्ट विजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा, रिले विले कटेगी, वो सब बाद में भाई, सबसे पहले क्लास। पहला धर्म मेरा क्लास लेना है, उसके बाद कुछ भी करना है, वो सब उसके बाद। सर आप कहाँ रहते हो? पोल सबमिट। सर मैं गुड़गांव में रहता हूँ।
चलिए बात समझ में आ गई, आइए देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सर कितने लोगों के बात चमक गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या तो नहीं है ना? ये चमक गया, एकदम मक्खन हो रखा है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं सर। अगले पेज पे एक और सवाल फेंकता हूं, उसको करोगे क्या? ले भैया इसको मार दो जल्दी से यार, ये तो एकदम फर्जी सवाल है। दो तत्व X जिसका परमाणु भार 75 है, Y जिसका परमाणु भार 16 है, संयुक्त होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसमें इतना प्रतिशत X 75.8% है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? आपका समय शुरू होता है कितने देर का? आपका समय शुरू होता है 90 सेकंड का। आप जल्दी से मारिए, तब तक मैं कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स ले लेता हूं। डी करेक्ट 4 वाला सर, डी 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 सर। इसे मोल चार्ट से भी निकाल सकते हैं। मोल चार्ट से प्रतिशत नहीं निकलता है ना यार, ऐसा है, मोल चार्ट से परसेंटेज नहीं निकलेगा ना। सर क्या इन्फिनिटी प्रो में आरटीएस फ्री नहीं मिलेगा? नहीं, इन्फिनिटी प्रो में आरटीएस है शायद। सर 100 आंसर होगा, अच्छा हाँ, ये तो वो वाला सवाल का आंसर है, बहुत पुराना। सर CO2 एयर में नहीं होता है क्या? बेटा CO2 होता है, बट नाम मात्र का होता है। क्या होता है? नाम मात्र का, है ना। हाँ, जैसे आप बाजार में जब सोनार के पास सोना लेने जाते हो 22 कैरेट का, तो उससे ही थोड़ी पूछते हो चांदी होता है इसमें, चांदी का पैसा लोगे? आप बोलते हो सोना का पैसा होगा उतना लगाओ। ये कभी बोलने जाते हो कि अच्छा 22 कैरेट है, इसका मतलब अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए अगर 22 कैरेट का सोना है और 22 कैरेट में 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम का मतलब है ये 22/24 इतने ग्राम सोने का है इसमें। अब सोने के अलावा चांदी भी होती है, जिंक भी होता है, तांबा भी होता है, उनका पैसा देते हो क्या? नहीं देते ना। तो ये सब छोटी मोटी चीज है जीवन में। जब तक छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान दोगे तो कभी बड़ा कर ही नहीं पाओगे। बड़ी चीजों को देखो, बड़ा पिक्चर देखो, है ना। हाँ, आगे बढ़ो। सर इतना में 5:2 अगर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखने से भी वही आंसर आएगा, घबराना नहीं है ना, ऐसे लिखने से भी वही आंसर आएगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमें 10वीं कक्षा में हमारे मार्ट साहब ने बताया था, हमें 10वीं कक्षा में हमारे मार्ट साहब ने बड़े खतरनाक तरीके से ये बात बताई थी, हमें बड़े खतरनाक तरीके से बात समझाई थी कि कभी भी डेसिमल, कभी भी रेशियो मत लेना। वो 10वीं की बात थी, चली गई। अब हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं। खैर चलिए सवाल करते हैं। हमारे पास दो तत्व X और Y, X का परमाणुक भार दे रखा है, यहाँ पे हमने लिखा तत्व, आपने बोला ठीक है। तत्व के बाद हमने लिखा यहाँ पे भार, भार के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मोल, है ना, और मोल के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल रेशियो। आइए देख लेते हैं तत्व कौन कौन से है सर। एक तत्व है यक्स, एक तत्व है वाई। यक्स का भार कितना है सर? एक्स का भार है 75.8। वाई का भार कितना हो जाएगा सर? तो आप बोलेंगे 25 होना चाहिए था, अगर 75 होता, 0.8 है तो ये हो गया 24.2। फिर मोल्स अगर हम निकालेंगे तो इसके मोल्स कितने आएंगे? आप बोलोगे इसके मोल्स आएंगे 75.8/75। इसके मोल्स कितने आएंगे? 24.2 बटे इसका मोलर भार वाई का कितना दे रखा है ब्रो? 16। ई वाला मानवा कितना आ रहा है? ई वाला मान कितना आ रहा है? 1.00 समथिंग आएगा मान लेते हैं। ई वाला मान कितना आ रहा है सर बोलो? आप बोलोगे सर 16 पहाड़ा पढ़ पा रहे हो? हाँ पढ़ पा रहे हो। 16 कम नहीं, 16 नहीं, 8 का पहाड़ा, 8 तिया और 8 दूनी, तो ये है 3/2। ये एक आ रहा है लगभग लगभग, है ना। अब एक पॉइंट कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लगभग लगभग एक आ रहा है, लगभग लगभग 3/2 आ रहा है। एक और 3/2 में छोटी संख्या कौन सी है? एक है। तो आपने एक को एक से भागा, एक को भाग करने के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल रेशियो हमारा ये हो गया। सिंपल रेशियो जैसे ही ये आया तो आप सीधा सीधा बोलेंगे इसका मोलानुपाती सूत्र या मूल अनुपाती सूत्र क्या है सर? ये हो गया आपका एक्स और वाई। एक्स के नीचे फेंक के हमारा 1, वाई के नीचे फेंक के हमारा 3/2। अब आप बोलोगे सर 3/2 अच्छा नहीं लग रहा है। अब आप बोलोगे सर 3/2 अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं मजा आ रहा है 3/2 में। एक काम करते हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। तब फॉर्मूला बना XY3, क्योंकि 2 से 2 कट गया, X2Y3 बन गया फॉर्मूला। यानी कि 4 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ये देख लेते हैं कितने प्रतिशत, सिर्फ 13% लोगों ने X2Y कर दिया तुम लोगों ने। हायो रब्बा, ये तो नहीं चाहते हुए भी एसएम स्कैम हो गया बे, है फ्री फोकट का एसएम स्कैम। ये तो फ्री फोकट का लगभग एसएम स्कैम हो गया। पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया है, फ्री का एसएम स्कैम किया है, फ्री का। सर वीडियो कॉल कीजिए ना, पढ़ा लेता हूं यार। दीदी आप वीडियो कॉल के चक्कर पड़ी हो। सर 24.2 कहां से आया? अरे यार एक बात बताओ, अगर एक परमाणु है, एक मिनट, ई है हमारे पास, इक्का हो सर, ई है हमारे पास समोसा, मोमोज ले लेते हैं,
मोमोज, ठीक है। मोमोज में मैंने कहा कि बेटा मोमोज में ना जो परत है ऊपर वाली परत, वो जो है परत जो है वो होती है 26%। तो आप बताना अंदर का मसाला कितना होगा, गोभी सा कितना होगा बताइए। इसके लिए कौन सा सूत्र निकाल के दूं तुम लोगों को बताओ। इसके लिए मुझे एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, लॉजिक लगाओ फार्मूला है ना, हाँ लॉजिक लो, लॉजिक ले लो। क्या क्या कहते हो भाई, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ। अरे बोलो भाई, 74। इसके लिए क्या दे तुमको, कौन सा सूत्र दे, तो टेंशन नहीं लेना है। क्यों किया अब आपको बात समझ में आ गई होगी, मोमोज वाली बात तुरंत। इसको सर मोमोज क्यों किया, क्योंकि समोसा ऐसा होता है ना भाई, तुम लड़ने लग जाते कि गोल वाला समोसा कैसे होता है, इसको कचौड़ी बोल लो, सर समोसा क्यों बोल रहे हो। तो मैंने बोला चलो लड़ाई से बचने के लिए मोमोज कर लेते हैं। मोमोज वैसे भी आजकल दीदी लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट चल रहा है ना, हाँ तीखी वाली चटनी के साथ तो अलग ही। तो अगर इतना भैया एक्स है बाकी बचा हुआ, बाकी कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके सामने एक्स शब्द आता है तो आप ऐसे याद में चले जाते हो, आप ऐसे याद में चले जाते हो कि बाहर ही निकल के नहीं आ पाते, आप ऐसे याद में चले जाते हो कि बाहर ही निकल के नहीं आ पाते। अब मैं आपको एक टाइप का सवाल दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना, दिखाओ क्या, बोलो, देखनी है, बोल ही नहीं रहे यार, लिखिए टाइप 3। टाइप 3 का प्रश्न जो है वो होता है आपके न्यूनतम द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न। इस पर आधारित प्रश्न है भाई, न्यूनतम द्रव्यमान पर। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि बाबू इसमें ऐसा ऐसा है, बताओ इसका न्यूनतम द्रव्यमान क्या होगा। सवाल में क्या होगा सर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुचुर 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 मुचुर, तो न्यूनतम द्रव्यमान बताएं। क्या बताना भाई, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सवाल में दे रखा होगा घुचुर मुचुर मुचुर मुचुर, उसके बाद आपसे पूछ लेगा न्यूनतम द्रव्यमान बताइए, बस। अब आपको क्या करना है सर, ऐसे सवालों में होगा क्या, इस घुचुर मुचुर में सारा खेला है। इस घुचुर मुचुर से रिलेटेड मैं आपको आरबीआई दे देता हूं, #RBI। आरबीआई क्या कहता है कि घुचुर मुचुर में आपको क्या दिया होगा, एक तत्व दिया होगा, एक है ना तत्व, या एक तत्व और उसका अणु में प्रतिशत दिया होगा। मतलब जैसे दे दिया कि ये बाबू है इधर आप, ऑक्सीजन इतना प्रतिशत है, फलाना इतना प्रतिशत है, ढिमकाना उतना प्रतिशत है, ऐसा कुछ दे रखा होगा। आपको सीधा सीधा ये करना है कि दिया गया प्रतिशत है ना, प्रतिशत का भार अणु के भार के बराबर, प्रतिशत का भार है ना तत्व के भार के बराबर, तत्व के भार के बराबर बराबर। और जैसे आपको इसका भार तत्व के भार के बराबर आपने कर दिया, इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, 100% का भार ज्ञात कर लो, 100% का भार ज्ञात करो। किसका भार ज्ञात करना है भाई, 100% का भार आपको ज्ञात कर लेना, खत्म, मामला ही खत्म हो गया भाई, मामला ही खत्म हो गया।
मामला ही खत्म हो गया भाई, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, अभी तक मैंने सवाल तुम्हें नहीं समझाया, बट सवाल सब कुछ समझा दिया। क्या होगा, आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, गुजुर मुचुर 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 कुछ भी लिखा होगा, उसके आगे लिख दिया होगा तो भैया न्यूनतम द्रव्यमान कितना होगा। आप इस गुचुर मुचुर में दो चीजों को खोजेंगे, एक तत्व खोजेंगे और उसका प्रतिशत कितना वो खोजेंगे। जैसे ही तत्व और प्रतिशत मिल गया, मुंह पे फेंक के मारेंगे आंसर। क्या मारेंगे, मुंह पे फेंक के मारेंगे आंसर। बोलो, तुम्हारे सामने एक सवाल करवा दूं क्या, बताइए। इस तरीके का एक सवाल एकदम गर्दा उड़ा के करना चाहते हो, बताइए हाँ कि ना। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, बताइए। अरे बोलो यार। अबे कॉन्सेप्ट कहां पढ़ाया था भाई। हाँ, यहाँ चलिए। तो एक सवाल देता हूं, सवाल करिए, इसको कॉपी पहले कॉपी कर लीजिए, फिर यहीं पे सवाल दे देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने बोला, क्वेश्चन बोला कि इंसुलिन में सल्फर परमाणु, इंसुलिन में सल्फर परमाणु का भार 0.02% है ना, या का भार कुल भार के 0.02% है। कुल भार के कितना परसेंट है सर, 0.02% है। कितना परसेंट है, 0.02% है। इस केस में आपको क्या बताना है, तो इंसुलिन का न्यूनतम भार ज्ञात करें। क्या करना है मेरे दोस्त, इंसुलिन का न्यूनतम भार ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आराम आराम से समझिए। हमें क्या दे रखा है सर, 0 पॉइंट, सर प्लीज बोलिए ना, क्या बोल ही रहा हूं भाई तब से। सर नया चैप्टर चालू कब करोगे, नया चैप्टर चालू होपफुली ट्यूसडे को हो जाएगा, ट्यूसडे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेडनेसडे, हद मार के वेडनेसडे, और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो आपने बोला इसका मतलब ये है सर हमारे पास 0.02% इंसुलिन में सल्फर है। तो आपने बोला अरे बाबू 0.02% का भार, परसेंट का भार किसके बराबर होगा, सल्फर के परमाणु के। मैंने क्या बोला, परसेंटेज का भार तत्व के भार के बराबर कर दो। तत्व कौन सा, सल्फर। सल्फर का भार कितना, 32। फिर आप बोलोगे अगर 0.02% का भार इतना है तो 1% का भार कितना हो जाएगा सर, 32/0.02। और 100% का भार कितना हो जाएगा सर, 100% का भार हो जाएगा 32/0.02 इंटू 100। ये कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बताइए। तो आप बोलोगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ई दो से कट जाएगा सर, 2 से कट के 16 आएगा, और 2 से कट के आएगा 0.01। तो हमारे पास आया 1600/0.01। इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो गया 16, 1, 2, 3, 4, यानी कि 1,60,000 इज द करेक्ट आंसर। 1,60,000 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब कुछ नहीं करना है ब्रो, परसेंटेज में जो भार दे रखा है, परसेंटेज में जो भार दे रखा है उसको पकड़ेंगे और उसको करके अणु के कुल भार का, है ना, अणु का इतने परसेंटेज का भार एक परमाणु के भार के बराबर है, तो 100% का भार कितना होगा, यही आंसर। सर हमें तो लिखने दिया करो। अरे आप लिखो ना, आप लिखो। अरे इसके नीचे मैं थोड़ी जाके लिख पाता यार, अब लिख दिया ना, अब तो नीचे सॉल्यूशन ही है ना, अब तो सिर्फ सॉल्व किया है। अब तो अबे बेटा, अब तो 100% का भार निकाला, ये गणित तो तुम कर लोगे। हाँ सर ने हमने लिखने दिया करो, आप मिटा देते हो। क्या मिटा दिया बताओ सर, यूनिट भी लिखो, यूनिट लिख लो भाई। अगर अब यूनिट से कोई मतलब नहीं है, अगर मान लो अणु का भार है तब तो यू हो जाएगा, परमाणु का मतलब हमें मोलर भार पूछा है तब ग्राम हो जाएगा। सवाल में यूनिट पे नहीं खेलेगा मेरे भाई, कहां पड़े हो चक्कर में। एक बार फिर से समझा दीजिए, एक बार फिर से समझा देता हूं। सवाल में कह रखा था कि इंसुलिन है बहुत भारी चीज, ठीक है, उस इंसुलिन में सल्फर उपस्थित होता है। सल्फर कितना होता है, सल्फर उसमें महज 0.2% होता है। अगर सल्फर 0.2% है तो आप बताइए इंसुलिन का कम से कम कितना भार होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कम से कम भार का मतलब सीधा ये काम करना है कि जो सल्फर का परसेंटेज है वो एक सल्फर परमाणु के बराबर हो जाएगा, यानी कि 0.02%
जो है कुल भार वो 1 सल्फर परमाणु के बराबर है, यानी कि 32 के बराबर है। तो 1% कितना होगा? 32/0.02। 100% कितना होगा? × 100। आंसर आंसर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? बताइए बताइए बताइए, बोलिए बताइए। एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है भाई। मक्खन है, ऐसा कोई भी सवाल आएगा गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। सवाल पानी मांगेगा, सवाल पानी मांगेगा। अब आपको एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट देके जा रहा हूं आज की क्लास में, एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट देके जा रहा हूं। लिखिए अपनी कॉपी पे, POAC, मौसी का भाई POAC। भाई साहब फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हो? क्या कमाल चल रहा है यार, है? इंग्लैंड बाहर हो गया यार, और क्या ही खेल रहा है अर्जेंटीना वाले यार। ये मेसी भाई गजब खिलाड़ी है यार। उसकी टीम भी वैसी है, मैं ये भी मानता हूं। जैसे रोनाल्डो बड़ा खिलाड़ी है, बट रोनाल्डो की टीम ही सपोर्ट नहीं कर पाती, अच्छे प्लेयर ही नहीं है पोर्तुगाल में उतने, है ना? लेकिन भाई साहब मेसी चाचा गर्दा उड़ा दिया है। कोई भी गेम उनका उठा के देख लो, तुम्हें शुरू 50-60 मिनट हाफ टाइम के पहले ऐसा लगेगा, मैं मतलब अर्जेंटीना गेम ऐसा लगेगा हाफ टाइम के पहले भाई क्या खेल रहे हैं। और हाफ टाइम के पहले कल ही मैच था, नहीं परसों मैच था, परसों मैंने रात में 2-2:30 बजे तक मैच देखा है भाई। और मतलब मैं आपको इतना बता देता हूं, मैंने मैच जब लॉगिन किया था तब 55 मिनट हुए थे, है ना? 55 मिनट पे मैंने लॉगिन किया और उसी टाइम पे गोल हुआ था। उसी टाइम पे इंग्लैंड ने एक गोल मार दिया था। उसके बाद से मैंने बॉल देखा भाई, बॉल हाफ, है ना, हाफ वे को पास ही नहीं कर पा रही है भाई, हाफ वाली लाइन को पार ही नहीं कर रही है। बॉल सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के गोल की तरफ है। मेसी पास कर रहा है, एल्वारेज पास कर रहा है ना? यही आपस में पासिंग 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 पासिंग, शॉट बनाया मारा नहीं गया, पासिंग 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 पासिंग, शॉट बनाया मारा नहीं गया, पासिंग 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 पासिंग, शॉट बनाया मारा नहीं गया, पासिंग 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 पासिंग, शॉट बनाया मारा चला गया, पासिंग पासिंग पासिंग, शॉट बनाया मारा, पोल पे टकरा के वापस आ गया, फिर पासिंग पासिंग पासिंग, शॉट बनाया मारा, फिर पोल पे टकरा के वापस आ गया। अभी गेम 1-1 से टाई है। पासिंग पासिंग पासिंग, शॉट बनाया मारा, गोल हो गया। मार्टिनेज भाई ने दूसरा गोल मार दिया हेडर लेकर के। मतलब आप समझे क्यों जीती मेसी और क्यों हार गई इंग्लैंड? सिर्फ इस वजह से। एक इससे ना एक सीख आप भी लेके जाना। शायद आपने गेम ना देखा हो, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लैंड 55वें मिनट तक, पूरे 90 मिनट का जो गेम होता है उसमें 55वें मिनट तक इंग्लैंड आगे थी, 1-0 लीड कर रही थी, एक गोल उन्होंने मार दिया था। एक गोल मारने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जैसे उन्होंने एक गोल मारा वो पूरी तरीके से डिफेंसिव माइंडसेट पे चले गए कि अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे, इनको इधर गोल नहीं करने देंगे, बॉल कहीं भी रहे हम गोल नहीं करने देंगे। कब तक बे? इतनी बार दरवाजा ठकठकाया, इतनी बार दरवाजा गेट नॉक किया अर्जेंटीना वालों ने कि 2 गोल मार दिए, 2 गोल मार दिया। और इस पूरे 2 गोल के पूरे सिनेरियो में अगर आप देखोगे 55 मिनट के बाद, मुझे लगता है 3 से 4 बार भी इंग्लैंड बॉल लेके उधर नहीं गई होगी, और इस बीच कम से कम नहीं भी तो 8 से 10 बार अटेम्प्ट लिया था अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के गोल पोस्ट को मारने का। तो ये है भाई पूरी कहानी। सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि कई बारी आपको चीजें उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। हो सकता है आप अपने जीवन के आधे टाइम से अधिक तक हार रहे हो, मतलब अभी आपका जीवन का आधा टाइम क्या मानते हैं हम? मान लेते हैं कि हम सब 60-70 साल जिएंगे, तो हो सकता है जीवन में आप 25-30-35 साल तक हार रहे हो। लेकिन अगर आप लगातार दरवाजा नॉक करते रहोगे, आप गेट नॉक करते रहोगे, आप अपने गोल पे बॉल डालते रहोगे, आप गोल करने की कोशिश करते रहोगे, सारी चीजों में लगे रहोगे, तो क्या पता आप गोल भी कर दो, और क्या पता आप सामने वाले से ज्यादा गोल करके अंततः बाहर निकलो। और अंत में जो होता है वही सबको याद रहता है। किसने बीच में एक गोल किया किसी को याद नहीं है। इंग्लैंड बाहर हो गई, अर्जेंटीना फाइनल खेल रही है, होपफुली, है ना? होपफुली मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आईपीएल हुआ था ना भाई, आईपीएल हुआ था ना, कि आईपीएल 18वां, आईपीएल 19, दोनों वी के भाई ले गए, है ना? अभी तक जीत ही नहीं रहते, जीत ही नहीं रहते, जीत ही नहीं रहते। मेसी के नाम पे टैग था, मेसी वर्ल्ड कप जीतता ही नहीं है, जीतता ही नहीं है, जीतता ही नहीं है। विराट कोहली साहब आईपीएल जीतते ही नहीं है, जीतते ही नहीं है, जीतते ही नहीं है। भाई 2 साल लगातार जीत गए। सेम मेसी का भी यही सीन चल रहा है। अगर लमियल नमाल ने उनको नहीं पकड़ा, है ना, लमियल यमाल उनको नहीं पकड़ पाया, बाकी स्पेन की टीम नहीं पकड़ पाई, बल्कि स्पेन की टीम बहुत टेक्निकल फुटबॉल खेलती है, तो मेसी भाई साहब भी ये रिपीट कर देंगे। मेसी भाई साहब क्या रिपीट कर देंगे भैया, है ना? फीफा में मेसी भाई साहब हो जाएंगे।
2022 और 2026। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। वापस आते, चलिए अब हम किसकी बात कर रहे थे सर? हम बात कर रहे थे पीओएसी की, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की। सर ये बातें क्यों कर रहे हो? मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा मोटिवेटेड हो जाओ। क्यों? क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट आया है, अभी पूरी दुनिया तुम्हें जमीन के नीचे दाबने में लगी रहेगी, तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना? तुमसे ये है, तुमसे वो है। खैर वापस आते हैं, वापस आते हैं। तो हमने बोला पीओएसी, पीओएसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैं अंग्रेजी लिखता हूँ, कुछ बच्चों को एकदम मिर्ची सी लग जाती है कि यो मास्टर अंग्रेजी लिख देता है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, है ना? कुछ बच्चों को ऐसी मिर्ची लगती है कि यो मास्टर अंग्रेजी लिख देता है, और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे, सबसे पहले थैंक्स आप अपने अंतरात्मा से, हो सकता है मुझे कभी मैसेज नहीं करो, हो सकता है मुझसे कभी बात ना हो, लेकिन आप अंतरात्मा से सबसे पहला जिस इंसान को थैंक यू बोलोगे, वो मेरे को ही बोलोगे। एक आदमी था जो समझता था कि आगे हमारे क्या पड़ा है। वो अभी की बातों में हमें उलझा के बहुत ज्यादा नहीं रखता था, वो अभी की बातें कर करके हमें खुश नहीं करता था कि हाँ तुम खुश हो जाओ। वो हमेशा जो चीज हमें आती थी उससे चैलेंजिंग चीज हमें देता था, ताकि हम जीवन में चैलेंजेस लेना सीख जाएं। और एक बार जिसको चैलेंजेस लेके मजा आने लगता है ना, जिसको जीवन में, है ना, कठिनाई पसंद हो जाती है, वो उसका जीवन सबसे आसान तरीके से बीतता है, सबसे मजेदार तरीके से वो जीवन के किसी भी मोड़ में बहुत इंजॉय करता है। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, है ना? द इधर होगा, वो उधर होगा, है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरे को तो सिद्धांत भी गलत लग रहा है। हाँ अब ठीक हो गया, अब ठीक लग रहा है, सिद्धांत, है ना? देख लेना, थोड़ा बहुत अगर गलती होगा, हाँ थोड़ा बहुत अगर गलती होगा तो इसको सही कर लेना, ठीक है? हाँ थोड़ा बहुत इसको गलती होगा तो इसको सुधार लेना। तो मैंने क्या बोला? परमाणु संरक्षण का सिद्धांत, ये कब और कैसे काम आता है? तो इसके बारे में मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा, यह रस समीकरण नीति, रस समीकरण नीति का वैकल्पिक, या वैकल्पिक नहीं, सीधा लिखते हैं विकल्प है। ये क्या है सर? रस समीकरण नीति का विकल्प है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको रस समीकरण नीति इस्तेमाल नहीं करने का मन है तो आप पीओएसी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पीओएसी का इस्तेमाल कर सकते हो। सर ये कैसे विकल्प है, क्या काम है? तो यहां पे, यहां अभिक्रिया संतुलित नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती। मतलब इस विधि में आपको अभिक्रिया को संतुलित भी नहीं करना, आपको अभिक्रिया लिखना भी नहीं है। भाई तू मत लिख अभिक्रिया, तू मत लिख अभिक्रिया, है ना? तू मत लिख अभिक्रिया, काम हो जाएगा ना। तो संतु कितना अच्छा लग रहा है। अरे यार सर ये पहले क्यों नहीं लाया ये वाला? सर ये है ना मेन चीज। सर अप्लाई कब करेंगे, कैसे करेंगे? अप्लाई कैसे करें? अप्लाई कैसे करें, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर हमारे पास क्या कहते हैं, पैसे नहीं है, कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या चल रही है ना? तो शायद पीडब्ल्यू के बैचेस पे अभी ऑफर्स वगैरह आए हुए हैं। तो आपके जो भी दोस्त यार हैं जो पैसों की कमी की वजह से बैचेस नहीं ले पाए हैं, उनको आप कह सकते हैं हाँ कि वो उस हिसाब से अगर बन पाए। जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं कि सर हमें बैच का एक्सेस दिला दीजिए। एक आधा को मैं कर भी सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा को हम कर नहीं सकते, है ना? हाँ बहुत ज्यादा को हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सबके बारे में पता भी तो नहीं कर सकते यार कि कितने लोग सच बोल रहे हैं, कितने लोग झूठ, और समाज फरे भी बहुत ज्यादा है, इस समाज में फरे भी बहुत ज्यादा भरे हैं। तो आपने क्या बोला, इसको अप्लाई कैसे करना है सर? तो अप्लाई करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है, दो शर्तें। शर्त क्या क्या है? सबसे पहली शर्त है कि जिस परमाणु पर अप्लाई करना है, अप्लाई करेंगे, वह वह रिएक्शन
के दौरान ना जोड़ा जाए ना ही निकाला जाए। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सरल मतलब यह है कि आप जिस पर भी ये अप्लाई करेंगे पीओएसी, उस परमाणु को आप बीच रिएक्शन में तो ऐड कर सकते हो ना ये कर सकते हो। नहीं, अगर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कंजर्वेशन ही नहीं रहा ना, आपने उसका संरक्षण ही नहीं किया। उसका संरक्षण करना है, उसका संरक्षण करना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट पे क्या है सर, आपने वो पहचान लिया जो ना तो जोड़ा जाए, जो ना तो वो किया जाए। दूसरा पॉइंट यही कहता है उसी परमाणु पर पीओएसी लगा दो। उस परमाणु पर परमाणु के मोल बराबर कर दो, बराबर कर दो। आंसर भाई, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पीओसी में, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पीओसी में, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पीओसी में। मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, सुनिएगा, समझिएगा। सवाल हो सकता है देखने में डरावना सा लगे, सवाल हो सकता है देखने में डरावना सा लगे, लेकिन मजा आ जाएगा, लेकिन मजा आ जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी करके एक बार सीकेल कीजिए। एक सवाल, या सवाल कल करवाऊं क्या? आज हो गया ना टाइम, लगभग आज टाइम हो गया ना सर? अब कल प्लीज, हाँ आज टाइम हो गया, आप इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी चीजें कल करेंगे, बाकी चीजें कल करेंगे। सांद्रता पद अपन कल ही पढ़ेंगे ना, कल से सांद्रता पद शुरू करेंगे। शुरुआती वाले सांद्रता पद बड़े छोटे छोटे होते हैं, तुरंत ही हो जाएंगे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत ही हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद 3 सांद्रता पदों को हमें इंपॉर्टेंटली मेनली पढ़ना है। उन 3 सांद्रता पदों को बहुत ही विस्तृत रूप से, उन 3 सांद्रता पदों को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वो 3 सांद्रता पद है मोलारिटी, मोलालिटी और मोल प्रभाव, क्योंकि अगले चैप्टर में इस्तेमाल भी होगा, तो तुरंत तुरंत पढ़ के अगला चैप्टर में काम आ जाएगा, तुरंत तुरंत पढ़ के अगले चैप्टर में काम आ जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। होमवर्क अभी थोड़ी देर में ऐड कर दूंगा, है ना, बस चंद मिनटों में होमवर्क ऐड करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, चंद मिनटों में होमवर्क ऐड करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपने मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जीवन में कुछ चीजें होती ही रहती हैं, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे जो बात लिखी है, ये ध्येय वाक्य है मेरी जिंदगी का, आप भी ध्यान से सुनिए। और मैं इसको हमेशा कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, जब मौका मिलता है तब कहता हूँ, हर बैच में कहता हूँ कि हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, या अगर आपने नहीं मेहनत की, तो आप ऑलरेडी हार चुके हैं सर, आप ऑलरेडी हार चुके हैं, फिर कोई बात करने की बची ही नहीं है। और फिर सब माया है, सब माया है का मतलब आपको अभी समझ नहीं आएगा, थोड़े टाइम में समझ में आएगा, है ना। ये बड़ी भारी बात है, ये बड़ी भारी बात है, ये आपको थोड़े टाइम में समझ में आएगा। तो इसी के साथ सर रिएक्शन पूरा लिखिए, रिएक्शन पूरा लिखिए। अब देखो, तुम भी रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो। अगर आपने भी रिएक्शन को ऐसे लिखा ना, तो कोई मारेगा नहीं आपको पकड़ के। अब आप बड़े हो चुके हो, हाँ, अब आपको अपने समझने के लिए नोट्स बनाना है, अब आपको अपने समझने के लिए नोट्स बनाना है। दुनिया को चेक नहीं, मैडम चेक करो, वेरी गुड दे देना मैडम। अरे मैडम के वेरी गुड का क्या कर लिया तुमने? हुआ सिलेक्शन नीट में? नहीं हुआ ना, तो उन सबको छोड़ दो, परे हो जाओ। यही कह रहा हूँ, सब माया है भाई, इन सब चीजों से बाहर निकलो। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो EF लिख करके दिल बना दीजिएगा लेक्चर के अंत में, MF लिख करके दिल बना दीजिएगा लेक्चर खत्म होने के बाद। और क्या कहते हैं, पीओएसी तो अभी समझना चालू ही किया, पीओसी को लिख के दिल बना दीजिएगा। अगली क्लास में पीओसी से सवाल फेंक फेंक के करवा दूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।